नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसी के अनुरूप प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें विभिन्न आयोगों में इन टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है ताकि टॉपिक से संबंधित समझ भी विकसित हो और साथ ही साथ उस समझ को आप प्रश्नों के साथ सही तरीके से कोरिलेट कर प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज की क्लास में विशेषण विशेष्य से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसमें देखिए, पहला भेद है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। आगे जैसे जैसे प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ेगी वैसे इन चारों प्रकार के डिटेल प्रश्नों को देखेंगे और डिटेल चर्चा होगी। क्लियर? यहां पर आपको बस केवल ये बात ध्यान रखनी है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। क्लियर? आगे हम लोग डिटेल चर्चा इस पर करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि व्याकरण में सामान्यतः जो विशेषणों के भेद बताए गए हैं वो 4 हैं, लेकिन डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की किताब में विशेषण के जो मूलतः भेद हैं वो 3 बताए गए हैं। इसमें परिमाणवाचक जो विशेषण है उसको संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में ही शामिल किया गया है। वहीं हरदेव बाहरी और मानक हिंदी व्याकरण की पुस्तक के लेखक रामचंद्र वर्मा ने विशेषण के 4 भेद माने हैं और आयोग ने भी इसका आंसर 4 माना है। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो याद रखेंगे, अगर तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं देखें तो 3 अवस्थाएं होती हैं। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, तुलना के आधार पर अगर हम विशेषणों की अवस्थाएं देखें तो वो कितनी हैं? 3। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इसमें पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। क्लियर? तो ये स्पष्ट हो गया कि तुलना के आधार पर जो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं उसमें पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। अब पहले समझ लीजिए कि मूलावस्था क्या होती है। याद रखिएगा, मूलावस्था में केवल विशेषता बताई जाती है, तुलना नहीं की जाती है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा मीठा आम, ठीक है? तो यहां पर मीठा आम क्या है? यहां पर किसी से तुलना नहीं की जा रही है। ठीक है? आम मीठा है, यहां पर तुलना नहीं की जा रही है। बालक नटखट है, यहां पर तुलना नहीं हो रही है, यहां सीधे सीधे विशेषता बताई जा रही है। क्लियर? मोहन विद्वान है, यहां पर सीधे विशेषता बताई जा रही है, तुलना नहीं की जा रही है। और एक बात और याद रखिएगा कि मूलावस्था में कोई प्रत्यय नहीं लगा होता है, यहां पर मूल शब्द ही रहता है, जैसे उच्च और अधिक यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर? दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 2 में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, यानी 2 लोगों में तुलना हो रही है। इसमें याद रखिएगा प्रत्यय लगता है मूल शब्द में, वो है तर प्रत्यय। जैसे उच्च में तर प्रत्यय लगा तो उच्चतर बना और अधिक में तर प्रत्यय लगा तो अधिकतर बना। क्लियर? तो उच्चतर और अधिकतर ये कैसा हो गया? उत्तरावस्था का शब्द हो गया। क्लियर? याद रखिएगा, अभी आपने कहा कि 2 में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, इसके लिए कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे उनको जरा देख लीजिए। जैसे आपने कहा से अधिक, एक होता है से अधिक। क्लियर? मनोज सुरेश से अधिक विद्वान है। ठीक है? तो से अधिक का प्रयोग किया गया और 2 लोगों में तुलना की गई और एक को अच्छा बताया गया। जैसे इसमें से का प्रयोग करके भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा कि बड़ा लड़का छोटे लड़के से तेज है, यानी आपने 2 में से एक को अच्छा या बुरा बताया। ठीक है? इसी तरह से अपेक्षा का प्रयोग करके तुलना की जाती है, किसमें? उत्तरावस्था में। इसी तरह से उससे का प्रयोग करके या से सुंदर से का प्रयोग करके या में का प्रयोग करके। अब में का प्रयोग करके कैसे उत्तरावस्था में प्रयोग होता है? जैसे आपने कहा कि सफेद व काले रंग में मुझे सफेद पसंद है। आपने कहा सफेद व काले रंग में मुझे सफेद पसंद है। क्लियर? तो ये बात हो गई। तो ये जितने भी मैंने सेंटेंस आपको बताए ये किसका उदाहरण है? उत्तरावस्था का। क्लियर? अब अगली अवस्था पर चलते हैं। अगली अवस्था है उत्तमावस्था। देखिए, जो उत्तमावस्था है इसमें याद रखिएगा कि बहुत से पदार्थों में से एक को अच्छा बताया जाता है। क्लियर? यानी जो तुलना की जाएगी बहुत लोगों में और उसमें एक को अच्छा बताया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, और एक बात और यहां समझ लीजिए कि इसमें जो प्रत्यय लगता है वो है तम प्रत्यय। जैसे उच्च में तम प्रत्यय लगा तो बना उच्चतम और अधिक में तम प्रत्यय लगा तो अधिकतम बना। क्लियर? तो ये स्पष्ट हो गया कि जहां पर उच्चतम और अधिकतम लिखा रहेगा यानी तम प्रत्यय लगाकर बना होगा तो वो कैसे अवस्था होगी? उत्तम अवस्था होगी। क्लियर?
इंग्लिश में जो इसको आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, ये उसी की बात हो रही है। क्लियर है? अब जरा इसका उदाहरण समझिए कि इसमें किस प्रकार से उत्तमावस्था में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तमावस्था में अगर हम प्रयोग की बात कर लें तो इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है सबसे, सबसे, ठीक है, या सबकी अपेक्षा, या सबसे अधिक, ठीक है, या में से। क्लियर है? तो यह याद रखिएगा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? राम कक्षा में सबसे तेज है, यानी पूरी कक्षा में से सबसे तेज किसको बताया गया? राम को। क्लियर? तो इस तरह से याद रखेंगे, सबसे या सबकी अपेक्षा या सबसे अधिक या में से। ठीक है? तो ये किस में प्रयोग होता है? उत्तमावस्था में प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये तीन अवस्थाएं आपने देख ली तुलना के आधार पर, किसकी? विशेषण की तीन अवस्थाएं। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अब आपका ये तीनों अवस्थाओं पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। यानी अभी आपने जो विशेषण के 4 प्रकार देखे थे उसमें अब ये पहला प्रकार स्टार्ट हुआ है, गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से चारों प्रकार को डिटेल में कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि जो गुणवाचक विशेषण है इसके 7 भेद होते हैं। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात है कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो याद रखिएगा, ऐसा विशेषण यानी ऐसा शब्द जो किसी के गुण को बता रहा हो। क्लियर? तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। यहां पर एक बात और स्पष्ट याद रखिएगा कि गुण बताने का मतलब ये नहीं है कि केवल उसकी पॉजिटिव बातों को ही बताएंगे। यहां पर गुण के अंतर्गत उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप उसके गुण और दोष दोनों को शामिल करते हैं। क्लियर? अगर हम यहां पर देखें कि किन 7 प्रकार से किसी के गुण को बताया जा रहा है, तो उसमें पहला प्रकार है काल के आधार पर। अगर हम बात कर लें कि काल के आधार पर कैसे किसी की विशेषता बता रही है, जैसे यानी काल बोधक कैसा गुणवाचक विशेषण होगा, तो उसमें देखिए जैसे आपने कहा कि वर्तमान, भूत, भविष्य, या आप कहते हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है? तो आपने क्या किया? इतिहास कैसा? प्राचीन। यानी आपने प्राचीन शब्द लिखकर उस इतिहास की विशेषता बताई कि ये प्राचीन इतिहास है। तो ये क्या कर रहा है? उसके काल का बोध करा रहा है, ये प्राचीन। क्लियर? इसी तरह से आप कहते हैं नया, पुराना, अगला, पिछला, ये सभी क्या है? काल के आधार पर विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह अगला प्रकार इसका है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर आपने कहा पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, ठीक है, इलाहाबादी, ठीक है, बनारसी, ये क्या है? स्थान के आधार पर आप किसी की बात को बता रहे हैं। क्लियर है? या स्थानीय, क्षेत्रीय, ये क्या है? सब स्थान का बोध करा रहे हैं। अगला है आकार। अगर हम आकार का बोध कराने की बात करें तो जैसे आपने कहा कि लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, सुडौल, ठीक है, टेढ़ा, नुकीला, ये सब क्या है? ये सब आकार के आधार पर आप किसी की विशेषता को बता रहे हैं। अगला प्रकार है रंग के आधार पर। आपने कहा लाल, पीला, धुंधला, सुनहरा, चमकीला, सांवला, मटमैला, ये क्या है? रंग के आधार पर आप किसी की विशेषता को बता रहे हैं। अगला जो प्रकार है वो है दशा के आधार पर। दशा के आधार पर अगर हम बात कर लें तो आपने कहा कि मोटा, पतला, भारी, सूखा, गीला, ठीक है, गरीब, अमीर, तो ये क्या है? दशा के आधार पर। क्लियर? जैसे अगला प्रकार है गुण के आधार पर। जैसे गुण के आधार पर आप क्या बोध करा रहे हैं? तो गुण के आधार पर आपने किसी को कहा कि बुरा, आपने कहा बुरा आदमी है, भला आदमी है, यानी भला, बुरा, सीधा, दानी, पापी, सच्चा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब गुणबोधक है। अगला जो है द्रष्टव्य दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे आपने क्या कह दिया? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब क्या है? दिशा बोधक है। क्लियर? तो ये आपने देखा गुणवाचक विशेषण के 7 प्रकार, और सातों का आपने एग्जाम्पल भी देखा। आगे भी इस पर डिटेल चर्चा होती रहेगी। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दृश्य मनोरम था, इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अब आपसे कहा जा रहा है कि जो दृश्य है वो मनोरम है, यानी यहां पर जो मनोरम शब्द है वो दृश्य की विशेषता को बता रहा है। और क्या बता रहा है? उसके गुण को बता रहा है कि दृश्य कैसा है? मनोरम है। क्लियर है? तो यहां पर क्या बता रहा है? उसके गुण को बता रहा है ना। तो यहां पर क्या हो गया? डी विकल्प सही हो जाएगा कि यहां पर जो विशेषण का प्रयोग हुआ है, सबसे पहली बात तो आपको अगर सेंटेंस में पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है, तो सबसे पहले आप विशेषण को फाइंड आउट करिए, तब उसके प्रकार पर चलिए। आपने कहा दृश्य मनोरम था, तो यहां पर क्या है? मनोरम शब्द विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है? दृश्य की। तो दृश्य क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब आपको देखना है कि मनोरम किस प्रकार की विशेषता बता रहा है, तो वो दृश्य की के गुण को बता रहा है कि मनोरम है। तो यानी यहां पर कैसा हो गया? गुणवाचक विशेषण। क्लियर हो गया? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी ऊपर बात हो चुकी है
कि गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रूप, रंग के आधार पर विशेषता बताई जाती है, यानी इसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, दशा आदि के आधार पर उसका बोध कराया जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अब देखिए जरा, इसमें पहला लिखा है भारी गट्ठर। अब यहां पर भारी शब्द जो है वो गट्ठर की विशेषता बता रहा है कि ये भारी है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गट्ठर के गुण को बता रहा है कि वो भारी है। क्लियर? तो यानी यहां पर भारी। अगला देखिए खट्टा नींबू, यानी नींबू की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, कैसा खट्टा है। क्लियर? यानी यहां पर उसके गुण को बता रहा है। फिर कह रहा है कि लंबी सड़क, सड़क की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, लंबी है, यानी यहां पर उसके आकार को बता रहा है। क्लियर? आकार प्रकार के आधार पर। और अगला कह रहा है बहुत सी पुस्तकें। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भारी, खट्टा, लंबी सड़क, ये क्या है, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। और यहां पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो यहां तो ए बी सी तीनों में है। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत सी पुस्तकें। अब जैसे बहुत सी पुस्तकें, तो ये क्या है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। क्लियर? तो बहुत सी पुस्तकें किसका प्रकार होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये प्रश्न क्या हो जाएगा, डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तीनों देखिए, यहां पर दिया भी है कि भारी गट्ठर, खट्टा नींबू और लंबी सड़कें, इन तीनों में जो प्रथम शब्द है वो गुणवाचक विशेषण के हैं। क्लियर? और वहीं पर बहुत सी पुस्तकें, ठीक है, बहुत सी पुस्तकें, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए बहुत सी जो शब्द होता है ये अनिश्चित परिमाण बोधक का होता है। आप प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि केवल इस तरह के शब्दों के आधार पर ही आप निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, आप देखेंगे कि उनका प्रयोग कहां पर हो रहा है। अगर ऐसी जगह हो रहा है जिसको काउंट किया जा सकता है, तब तो वहां पर संख्यावाचक होगा। और जहां पर माप तौल की बात हो रही है, अब जैसे बहुत से पुस्तकें, यहां पर काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण में अगर कहा जाए बहुत दूध गिर गया, ठीक है, बहुत दूध गिर गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूध क्या है, माप तौल की बात है ना, और बहुत का प्रयोग है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। क्लियर? आगे इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न डिस्प्यूटेड हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार शब्द से आप किसी की विशेषता को बता रहे हैं, उसके गुण को बता रहे हैं, तो यहां क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ईमानदार, क्योंकि यहां पर आप किसी के गुण को बता रहे हैं। जैसे अभी यहां पर देखिए ताजा, अगला, पुराना, तिरछा, भीतरी, ऊंचा, सुडौल, सुंदर, गोल, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे उचित, दानी, न्यायी, ये क्या है, किसी की विशेषता को बताया जा रहा है। अभी हमने इसका डिटेल आपको पीछे डिस्कस भी किया था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है। देखिए जब बात हो रही है क्षण भंगुर की, सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, यानी शीघ्र नष्ट हो जाने वाले, यानी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्षण भंगुर कहते हैं। क्लियर? यानी यहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसके काल का बोध करा रहे हैं कि क्षण भर में भंगुर हो जाना, यानी शीघ्र, यानी उसके काल का बोध करा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काल बोधक विशेषण। क्लियर? इसीलिए आवश्यक है कि पहले उसके अर्थ को समझिए कि वो क्या अर्थ दे रहा है, तभी आप बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का विशेषण। तो यहां पर क्षण भंगुर कैसा है, काल बोधक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर? अब देखिए यहां पर, और काल बोधक विशेषण किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अभी हमने आपसे चर्चा भी की थी। यहां पर देखिए गुणवाचक विशेषण के प्रकार को स्पष्ट किया गया है, और जो अभी आपने देखा था कि गुणवाचक विशेषण के 7 प्रकार होते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं काल बोधक विशेषण की। तो देखिए काल बोधक में क्या है, नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, भूत, भविष्य, वर्तमान और प्राचीन, ये सभी शब्द किसके हैं, काल बोधक हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। क्लियर? इसी तरह हम बात कर लें स्थान बोधक की, तो स्थान बोधक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, स्थान बोधक में अमेरिकी, भारतीय, पंजाबी, ऊपरी, बाहरी, सतही, दाया, बाया, स्थानीय, क्षेत्रीय, ये सब क्या है, स्थान बोधक है। क्लियर? इसी तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम बात कर ले रंग बोधक की, तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि जो रंग बोधक है, इसमें आप देख लेंगे लाल, पीला, जैसे आपने कहा लाल कपड़ा, पीला फूल, काला आदमी, ठीक है, तो ये क्या है, उसके रंग के आधार पर उसके गुण को बता रहा है। इसी तरह से नीला, बैगनी, चमकीला, याद रखिएगा चमकीला, ये क्या है, रंग बोधक है और ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी तरह से सुनहरा, तो आपने कहा सुनहरा रंग है, ठीक है, सुनहरा तोता, तो ये धुंधला, ये सभी क्या है, रंग बोधक। इसी में याद रखिएगा आता है सांवला, तो सांवला भी क्या है, रंग बोधक के अंतर्गत आएगा, यानी गुणवाचक विशेषण। फीका, फीका भी इसमें रंग बोधक में आएगा। इसी तरह से मटमैला, आप कहते हैं मटमैला रंग है, यानी रंग के आधार पर ये प्रकार गुण बताया जा रहा है, तो मटमैला भी इसी का प्रकार होगा। क्लियर? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रकार है वो है दृष्टव्य विशेषण, बड़ा सा, ऊंची सी, पीली सी। क्लियर? अगला है गुण बोधक, इसमें क्या है,
इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें दिशा बोधक में आप उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी को शामिल करेंगे। गुण बोधक में आ जाइए, गुण बोधक में क्या करा है, इसमें भला, बुरा, न्यायी, ठीक है, सीधा, आप कहते हैं ना सीधा आदमी है, भला आदमी है, बुरा आदमी है, दानी, पापी, ठीक है, ये सभी गुण के अंतर्गत आते हैं। गुण में एक और आप बोलते हैं सच्चा, झूठा, अनुचित, क्लियर है, अन्यायी, दुष्ट, ये सब क्या है गुण बोधक के अंतर्गत आएंगे। अगला जो प्रकार है वो दशा बोधक है। दशा बोधक में आप कहते हैं दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब, ठीक है, ये दशा के आधार पर आप उसके प्रकार को बता रहे हैं। जैसे आप इसमें और देख लीजिए दशा में, जैसे आप कहते हैं रोगी, पालतू कुत्ता, ठीक है, तो दशा बता रहा है कुत्ता कैसा है, पालतू है, घना, आप कहते हैं ना घनी बस्ती, क्लियर है, तो घना क्षेत्र, ठीक है, तो क्षेत्र की विशेषता बता रहा है कैसा है, घना है, ठीक है, तो ये आपने देखा घनी आबादी, आबादी की विशेषता क्या है कि वो घनी है, क्लियर, तो ये क्या है उसकी दशा को बताया जा रहा है। इसी तरह से उद्यमी, गरीब, ये सभी क्या है दशा को बता रहा है, क्लियर, तो ये आपने देख लिया। यहां पर एक प्रकार छूट रहा है जो यहां पर मेंशन नहीं है, वो है आकार बोधक। आकार बोधक में अभी हमने आपसे बताया था, जैसे सुडौल हो गया, टेढ़ा हो गया, नुकीला हो गया, लंबा, बड़ा, छोटा, ये सभी क्या है, ये सभी आकार बोधक हैं। चौकोर हो गया, तिकोना हो गया, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। इन सभी के आधार पर गुण को बताया जाता है। जैसे कुछ ऐसे स्वाद और गंध बोधक भी होते हैं जिनके आधार पर हम बताते हैं, वो और उसके प्रकार में जाएंगे। जैसे स्वाद और गंध के आधार पर आप बोलते हैं मीठा, आपने कहा था ना मीठा आम, खट्टा आम, मीठी मटर। इसी तरह से मधुर शब्द होता है मधुर वाणी, ठीक है, या कड़वा, नमकीन, तिक्त हो गया, कसैला, चटपटा, ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी स्वाद के आधार पर आप किसी के गुण को बता रहे हैं। इसी तरह से स्पर्श बोधक होता है। स्पर्श बोधक में आपने कहा नरम, ठीक है, कठोर, मखमली, चिकना, खुरदुरा, खुरदुरा फर्श है, ठीक है, कोमल हो गया, मुलायम हो गया, ये सभी क्या स्पर्श बोधक है। यानी इनके भी माध्यम से आप क्या करते हैं गुण को बताते हैं। जैसे दिशा बोधक मैंने अभी आपको बताया कि इसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी किनारा, आपने कहा पश्चिमी किनारा, तो किनारे की विशेषता आपने क्या बताई कि वो पश्चिमी है, तो यहां पर पश्चिमी शब्द क्या है उसकी विशेषता को ही तो बता रहा है, ठीक है, यानी दिशा के आधार पर उसके गुण को बता रहा है कि वो किनारा कैसा है, पश्चिमी किनारा है, ठीक है। जैसे आपने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की उस दिशा को बताया जा रहा है ना, दिशा के आधार पर आपने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मेहनती होते हैं, तो यानी आपने दिशा की तरफ इंगित करते हुए उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक उस क्षेत्र के गुण के बारे में बताना, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको समझ लिया, क्लियर। तो गुणवाचक विशेषण को आपने यहां पर बिल्कुल विस्तार में देखा कि उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं और कुछ। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब आइए अब उस चीज को इंप्लीमेंट करने का समय आ गया। जैसे यहां पर लिखा मैला, तो अभी आपने देखा था ना मटमैला, हमने कहा था फीका, सांवला, धुंधला, तो ये तो गुण बता रहा है। फिर उसके बाद है भीतरी, तो आपसे मैंने कहा था ना भीतरी, बाहरी, क्लियर है, तो ये सब क्या है स्थान के आधार पे आप बता रहे हैं, स्थानीय, ठीक है, तो ये हो गया। अगला करा जापानी, तो ये भी स्थान के आधार पे आप जापानी, ये भी है। पाव, देखिए जो पाव शब्द है ये क्या कर रहा है, यहां पर अपूर्णांक बोधक है, क्लियर है, ये संख्यावाचक विशेषण के ही प्रकार में आता है। यानी आगे आप जब देखेंगे पाव, ढाई, सवा, ये सब अपूर्णांक बोधक होता है, क्लियर है, इसको डिटेल चर्चा करेंगे। यानी ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। जो पाव होता है ना वो चौथाई भाग होता है किसी का, ठीक है, तो इसको आगे और डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि पाव जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं होगा, बाकी और सभी एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, तो डी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर आप ये भी आराम से निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि गुणवाचक में किस प्रकार का ये गुणवाचक है, क्लियर। और यहां पर पाव की मैंने अभी चर्चा आपसे की कि ये अपूर्णांक बोधक है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 1/4 हिस्सा, संपूर्ण का 1/4 हिस्सा वो पाव कहलाता है, क्लियर। जैसे 1 किलो में 250 ग्राम, क्लियर है, तो ये हो गया। आगे चलिए, जैसे गुणवाचक विशेषण में देखिए अब यहां पर ये उसके बता रहा है कि नया, पुराना, अगला, पिछला, चौरस, दायां, बायां, पंजाबी, भारतीय, मैंने ये आपको उसके प्रकार के आधार पर ये सब आपको बता दिया है। शांत हो गया, न्यायी हो गया, लाल, ठीक है। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जब कभी भी आपको वाक्य दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा विशेषण बताने से पहले ये फाइंड आउट करिए कि विशेषण कौन है, मतलब पहले विशेषण कौन है फिर उसके प्रकार में चलेंगे, क्लियर है। तो आपने कहा कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक, यानी ये जो लड़की है इसकी विशेषता बताई जा रही है क्या कि ये सुंदर है, क्लियर। यानी सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की। यानी यहां पर सुंदर क्या हो गया विशेषण और विशेष क्या हो गया लड़की, क्लियर है। ये तो आपने निकाल लिया।
अब ये सुंदर शब्द इस लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता। और किस प्रकार की विशेषता बता रहा है? उसके गुण को बता रहा है। क्लियर? तो क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। क्लियर? स्पष्ट हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिस प्रश्न में जितनी व्याख्या की आवश्यकता होगी उतना समय देकर व्याख्या करेंगे। क्लियर? लेकिन जहां पर लगेगा कि इस पर डिटेल चर्चा हो चुकी है वहां पर आगे बढ़ चलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्त्री शब्द का विशेषण है। तो स्पष्ट याद रखिएगा कि स्त्री का विशेषण क्या होता है? स्त्रैण। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि स्त्री का विशेषण क्या है? स्त्रैण। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे, डी विकल्प यहां पर सही होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, स्पष्ट याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नील शब्द से कौन सा विशेषण का निर्माण हुआ है? तो देखिए, नील से बना है नीला, और नीला किस प्रकार के विशेषण में आ जाएगा? तो रंग बोधक होगा, और किसके अंतर्गत है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। क्लियर? जैसे आपने कहा कि नीला आसमान, ठीक है, तो आसमान की विशेषता क्या बताई जा रही है? वो नीला है। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पर बी विकल्प से हो जाएगा। नील शब्द से जो विशेषण बना है वो है नीला। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से विशेषण शब्द बताया जा रहा है कि चतुर, जटिल, पराजित, ठीक है, भला। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि शब्द रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रयोग के आधार पर देख लीजिए। अगर वो शब्द किसी की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अध्ययन, अब कह रहा है विशेषण पहचानिए। कह रहा है अध्ययन से कैसे, क्या बना हुआ है विशेषण? तो याद रखिएगा, यहां पर सी विकल्प से हो जाएगा अध्ययनशील। अब जैसे हमने अभी आपसे ये कहा था, अभी आप कहेंगे कि अभी आपने कहा कि इस तरह से शब्द मत याद रखिए कि वो विशेषता। अब कैसे अध्ययनशील आपको विशेषता बता रहा है? तो देखिए, आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे कहा जाता है कि अध्ययनशील छात्र या अध्ययनशील छात्रा। क्लियर? तो ये क्या है? छात्र की विशेषता बताई जा रही कि वो क्या है? अध्ययनशील है। यानी अध्ययनशील शब्द ने उस छात्र की विशेषता बताया कि वो अध्ययनशील। क्लियर? तो यहां पर अध्ययनशील क्या है? विशेषण हो जाएगा। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो अध्ययन संज्ञा शब्द है, इसका जो विशेषण बन रहा है वो बन रहा है अध्ययनशील। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे अध्यापक होता है तो ये अध्यापिका जो ऑप्शन में लिखा था, ये परस्पर क्या है? विलोम होते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और ये स्पष्ट हो गया कि अध्ययन का जो विशेषण शब्द होगा वो अध्ययनशील होगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि अध्ययनशील छात्र। ठीक है, तो छात्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो अध्ययनशील है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अब देख रहे हैं, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आप कोई शब्द ये मत याद रखिए कि ये विशेषण है, क्योंकि वो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप भी बदल देता है। अब देखिए, अच्छा शब्द सभी लोग जानते हैं कि ये विशेषण है, लेकिन यहां पर इन चारों सेंटेंस में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो विशेषण के तौर पर केवल एक सेंटेंस में है, और वही आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पहला लिखा है कि अच्छा तुम घर जाओ, तो यहां पर क्या है? विशेषण के तौर पर तो अच्छा प्रयोग नहीं हुआ। अगला कह रहा है तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो यहां पर भी नहीं। अगला कह रहा है कि वह स्थान बहुत अच्छा है। अब देखिए, यहां पर जो अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्या कर रहा है? स्थान की अच्छाई को बता रहा है। क्या अच्छा है? स्थान अच्छा है। और कैसा? बहुत अच्छा है। यानी यहां पर अच्छा में भी उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है। तो यहां बहुत शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेष से क्या हो जाएगा? स्थान। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये स्पष्ट हो गई बात कि यहां पर जो अच्छा शब्द है ये विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण के तौर पर प्रयोग हो रहा है। तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, तो यहां पर देखिए, ये उसी बात को बता रहा है कि जो बहुत है ये प्रविशेषण है। ठीक है, और यहां पर मैंने आपसे बता दिया कि अच्छा शब्द विशेषण है जो स्थान की विशेषता को बता रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब यहां पर विशेषण शब्द कौन है? तो याद रखिएगा कि यहां पर महत्व शब्द आप पढ़ चुके हैं कल। महत्व शब्द क्या है? विशेषण है। क्लियर है? और इसका जो यहां पर जो ए विकल्प में महत्व लिखा है, ये संज्ञा शब्द है। क्लियर है? महत्व जो है ये संज्ञा है। हुआ क्या है कि इसमें त्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि महत्व क्या है? ये विशेषण शब्द है। क्लियर है? तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि महत्व क्या है? संज्ञा शब्द है, और महत्व विशेषण शब्द में त्वा प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ है। क्लियर है? महत्व जो विशेषण है, इसमें जब त्वा प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? महत्व बना। क्लियर है? लाघव, लघुत्व और लघुता तीनों क्या है? भाववाचक संज्ञाएं जो एग्जाम्पल में दी गई थी, और इनका विशेषण क्या होगा? लघु होगा। क्लियर है? लघु उत्तरीय, आपसे कहते हैं ना लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न कैसा है? लघु उत्तरीय। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि उत्तर कैसा लिखना है? लघु। ठीक है, लघु उत्तरी जब आप कहते हैं तो उत्तर कैसा देना है? लघु। यानी लघु शब्द विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। महत शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लघु शब्द हो गया, महत शब्द हो गया, ये क्या है? विशेषण है। अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विशेषण है। अब इसमें देखना है कि विशेषण कौन है। अब आप कितना शब्द रटेंगे। अब आइए जरा उसको प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे ही आपने सभी विकल्प पर नजर दौड़ाई, यहां पर आप देख रहे हैं सी विकल्प में जीवंत लिखा हुआ है। याद रखिएगा यही विशेषण है, जीवंत। अब मैंने आपसे कहा जीवंत विशेषण है, तो सबसे पहली बात कि उसका प्रयोग करके देखिए कि क्या वो विशेषता बता रहा है। तो अभी आपने अगर प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में एक बाइट सुनी होगी, तो उन्होंने कहा था कि मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। ठीक है, यानी जीवंत उदाहरण। उदाहरण कैसा है? जीवंत उदाहरण है। क्लियर है? यानी जीता जागता ये उदाहरण है नारी शक्ति का मिशन चंद्रयान, क्योंकि इसको लीड किसने किया था? इस मिशन चंद्रयान को लीड किसने किया था? महिला ने, नारी शक्ति ने। तो वही कह रहे थे प्रधानमंत्री कि मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। उदाहरण कैसा है? जीवंत है। यानी उदाहरण की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा जीवंत उदाहरण, यानी जीता जागता उदाहरण है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। जैसे आपसे पूछा गया कि कौन देखा है, तो आपने कहा हम इसके जीवंत उदाहरण है। क्लियर? तो यहां पर उदाहरण, जीवंत उदाहरण, यानी उदाहरण की विशेषता कौन बता रहा है? जीवंत शब्द बता रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। स्पष्ट हो गया। अगला देखिए। अब जब कहीं पे भी कोई चीज लिखी हो तो वहां देखिएगा जीवंत कहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि यहां पर लिखा रहेगा वो जीवंत उदाहरण है। ठीक है, तो ये बात होगी। अब यहां पर देखिए लिख रहा है कि जीवनी शब्द जो है ये संज्ञा है स्त्रीलिंग में, और जीवंत क्या है? विशेषण है। और जीवंत का अर्थ क्या होता है? जीता जागता या जिसमें प्राण हो। क्लियर है? और जीवंतता अगर जो यहां लिखी हुई थी ये क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। क्लियर? इसमें एक बात और याद रखिएगा, जीवनावास या जीवनीय या जीवनोत्तर या जीवनोपयोगी या जीवनोमुक्त या जीवंत मृत या जीवांतक, ये जो सभी शब्द हैं ये भी विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जीवनावास, जीवनीय, जीवनोत्तर, ठीक है, या जीवनोपयोगी, जीवनोन्मुक्त, जीवनमृत, जीवनांतक। क्लियर? ये सभी विशेषण के उदाहरण। अगला देखिए। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? आपने देखिए यहां पर बालू, आलू और भालू, ये तीनों जो हैं ये क्या है? संज्ञाएं। क्लियर? आप देखिए, और किस प्रकार की संज्ञा? तो जातिवाचक। तो उसमें तो डिटेल में नहीं चलना है, जब उस पर संज्ञा पे चलेंगे तो बात होगी। और संज्ञा से रिलेटेड टॉपिक आरो यारो में नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं कि बालू, आलू और भालू, ये तो संज्ञा है। ढालू, याद रखिएगा ढालू शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अब एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं ढालू सड़क, यानी जो सड़क ढलान, जिसमें ढाल हो, जैसे ढलान सड़क को आप क्या कहते हैं? ढालू सड़क। क्लियर? तो यानी उस सड़क की विशेषता बताई जा रही है कि वो सड़क कैसी है? ढालू सड़क है। क्लियर? तो यहाँ पे ढालू शब्द उस सड़क की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? स्पष्ट होगी ये बात? देखिए यहाँ पर लिखा है कि ढालू क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, और इसका अर्थ होता है जिसमें ढलान, जिसमें ढाल हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ गुणवाचक विशेषण बता रहे हैं, जैसे न्यायी। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि न्यायी हो गया। अभी अच्छा, ये न्यायी क्या है? गुणवाचक है ना। पापी, न्यायी, दुष्ट, सच्चा, झूठा, सीधा, ठीक है, पापी, भला, बुरा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। शांत, ठीक है, शांत हो गया। दानी, मैंने कल आपसे बताया था दान में ई प्रत्यय लग के दानी बना। क्लियर है? तो दानी क्या है? गुणबोधक है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो ये क्या कर रहा है? ये चंचल शब्द विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की। कौन चंचल है? बालक चंचल। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा चंचल विशेषण हो गया और विशेष से क्या हुआ? बालक हुआ। क्लियर है? तो यहां पर याद रखिए, और किस तरह की विशेषता बता रहा है? तो उसके गुण को बता रहा है कि वो कैसा? चंचल है। जैसे लिख दे कि नटखट बालक, ये मैंने उदाहरण आपको दिया है, नटखट बालक, चंचल बालक। तो इसमें क्या है? चंचल और नटखट शब्द जो है बालक की विशेषता बता रहा है, गुण को बता रहा है, तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? गुणवाचक विशेषण। स्पष्ट हो गया? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जैसे ही ये सेंटेंस आपके सामने आए वैसे ही आपको मेरा एक उदाहरण याद आ गया। कौन सा? नटखट बालक। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। नटखट बालक क्या करा है कि ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण हो। यानी यहां पर बालक की विशेषता बता रहा है ये नटखट शब्द। तो जब विशेषता कोई शब्द बता रहा है तो उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और किस तरह की विशेषता बता रहा है? तो बालक के गुण को बता रहा है, तो नटखट बालक में नटखट शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्लियर है? बस हो गया। इस सेंटेंस में गुणवाचक विशेषण है, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला देखिए। अच्छा, और जो सेंटेंस दिए गए थे उसमें और
दूसरे विशेषण का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। आइए जरा और सेंटेंस भी देख लें ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे लिख रहा है बहुत से पक्षी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बहुत जो है ये अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 मन गेहूं, ठीक है, तो 10 मन क्या है ये, अच्छा गेहूं 10 मन बताया जा रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर माप तौल की बात हो रही है, तो जहां पर माप तौल की बात होती है वहां पर परिमाण की बात होती है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं ले रहा था कि ताकि जब आप उसको वन बाय वन सभी प्रकार को देख लें ताकि और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पर संक्षिप्त में देख लीजिए, फिर डिटेल चर्चा करेंगे। 10 मन गेहूं, तो गेहूं कितना, 10 मन। जहां पर माप तौल की बात हो, याद रखिएगा जहां पर माप तौल की बात हो रही है, ठीक है, मात्रा की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, परिमाणवाचक। और वो भी स्पष्ट बताया जा रहा है कि 10 मन गेहूं, यानी ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। क्लियर। जहां पर माप तौल हो लेकिन निश्चित कोई ना बात हो, ठीक है, जैसे आपने कहा बहुत कार्य है, तो आपने क्या किया, मात्रा बता रहे कार्य और कैसा, बहुत ज्यादा, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्लियर। बहुत काम है तो यहां पर अनिश्चित हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कह दिया कि 10 बालक, तो याद रखिएगा जहां पर संख्या जो बात कही जा रही है उसको काउंट किया जा सके, यानी जहां पर उसकी गिनती की जा सके, तो वो कैसा हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। क्लियर। वो संख्यावाचक का उदाहरण हो जाता है। जैसे आपने कहा 7 बालक, तो यहां पर 7 शब्द है तो संख्या बता रहा है, और वो काउंट किया जा सकता है, तो यहां पर क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर। ऐसे आदमी, ठीक है, आदमी की भी, अब देखिए जैसे मैंने कहा आदमी तो आपके दिमाग में सभी आदमी आ गए, लेकिन जब मैंने कहा ऐसे आदमी, तो यानी अब हम किसी पर्टिकुलर तरह के आदमी की बात करें कि ऐसे आदमी, ठीक है, तो यहां पर ऐसे शब्द क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये अभी चर्चा होगी इसमें कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, उनके प्रयोग के आधार पर इस पर डिटेल चर्चा होगी। ठीक है, यहां पर संक्षिप्त में आपने इसको देख भी लिया। आगे चलिए। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा हो और विशेषता में उसके गुण को बता रहा हो, तो वो गुणवाचक हो जाएगा। जैसे आपने कहा उचित, तो आपने जैसे मान लिया हम कहा गया कि तुम उचित स्थान पर बैठ जाना, तो उचित स्थान, ठीक है, यानी स्थान की विशेषता क्या बता रही कि उचित हो। ऐसा नहीं कि परीक्षा हॉल में जाओ और उचित स्थान पर न बैठो। जैसे आपसे कहा गया कि परीक्षा हॉल में जब आप गए तो आपसे कहा गया उचित स्थान ग्रहण करें। क्लियर, यानी स्थान कैसा, उचित हो, यानी जहां पर आपका रोल नंबर लगा हो आप वहीं पर बैठेंगे, यानी उस स्थान की विशेषता बता रहा है कि उचित होनी चाहिए। क्लियर, यानी उचित शब्द ने उस स्थान को विशेषीकृत किया, तो यहां पर उचित शब्द क्या हो गया, विशेषण हुआ, और किस तरह के बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर और जो दिए गए ये भी विशेषण है, लेकिन ये उसके गुण को नहीं बता। जैसे आपने कहा 5वां बालक, तो क्रम के आधार पर आप बता रहे हैं ना 5वां बालक, तो ये उसके संख्या की बात हो गई, यानी विशेषता तो बता रहा है लेकिन संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर। कुछ लोग, अब देखिए कुछ लोग अगर हम कह रहे हैं, देखिए कुछ शब्द में बहुत बार कह देते हैं कि कुछ का शब्द जहां होगा तो वो निश्चित हो गया कि वो परिमाण के लिए, ऐसा नहीं, प्रयोग के आधार पर देखते हैं कि वो काउंट होने की बात हो। कुछ काम कह देंगे तो परिमाणवाचक, कुछ लोग कह देंगे तो वो संख्यावाचक। क्लियर। अब इस पर डिटेल चर्चा होगी, जो भी कंफ्यूजन है वो आज ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने कहा 3, तो क्या 3, आपने कहा 3 कलम, तो कलम की विशेषता बता रहा है ना कि कलम कितनी है, 3, लेकिन किस तरह की विशेषता बता रहा है, संख्यात्मक विशेषता कि बता रहा है कि 3 कलम है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। क्लियर। आपसे पूछ रहा है गुणवाचक, तो यहां पर आपने ए विकल्प को टिक किया कि ये उचित शब्द होगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहां पर 5वां ये क्रम को बता रहा है। कुछ शब्द, अब देखिए यहां पर लिख दिया अनिश्चित परिमाणवाचक, अभी मैं इसको डिटेल डिस्कस करूंगा। 3 है गणनावाचक। क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, ये नहीं रट लेना कि ये यही होता है। मैंने आपसे बार बार स्पष्ट कहा है कि अगर आपको विशेषण विशेष में प्रश्न 100% सही करने हैं तो प्रयोग के आधार पर आप देखिए कि उसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। क्लियर, अब देखिए मूल रूप से विशेषण पूछ रहा है। अब जैसे आपने कहा कि पतला, तो ये पतला शब्द क्या है, पतला आदमी, ठीक है, इसी का स्त्रीलिंग बन जाएगा तो पतली लड़की। क्लियर, तो यानी उस आदमी की विशेषता बताया जा रहा है ना पतला, कि वो कैसा है, पतला है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा विशेषण। क्लियर, तो ये विशेषण हो गया। अब देखिए मूल रूप से लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास। अब जैसे और देख लीजिए, जैसे अर्थ है, तो अर्थ का विशेषण शब्द क्या होता है, आर्थिक। कल चर्चा हुई थी, हमने कहा था आर्थिक दृष्टिकोण से, या हमने कहा था आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण। क्लियर, तो आर्थिक शब्द होता तो वो होता है। फिर जैसे अच्छा मूल रूप से ये कहना था कि जैसे मान ली अर्थ से आर्थिक बना है। क्लियर, अब जैसे परिवार है तो इसका विशेषण क्या होता है, पारिवारिक। क्लियर, पारिवारिक माहौल है। ठीक है, माहौल की विशेषता बता रही कैसा माहौल है, पारिवारिक है। क्लियर, इसी तरह से परलोक, तो परलोक का विशेषण क्या हो जाएगा, पारलौकिक। ठीक है, आपने कहा पारलौकिक दृष्टि से देखा गया, तो दृष्टि कैसी है, पारलौकिक। ठीक है, तो ये यहां पर विशेषण है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखिए पतला जो है ये क्या है, मूल रूप से विशेषण है। अर्थ का अगर हम विशेषण देखें तो आर्थिक होगा, परिवार का अगर विशेषण देखें तो पारिवारिक होगा, परलोक का अगर विशेषण देखें तो पारलौकिक होगा। मैंने सभी का उदाहरण भी आपसे डिस्कस कर लिया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण का भेद कौन सा है। ये तो स्पष्ट हो गया कि मनोरम है। अब देख रहे हैं फिर से पूछा है मनोरम किसकी विशेषता बता रहा है, दृश्य की। क्लियर। तो मनोरम क्या हो गया, विशेषण हो गया, और दृश्य क्या हो गया, विशेषण हो गया। किस तरह की विशेषता बता रहा है, गुण को बता रहा है कि वो दृश्य मनोरम है, तो यहां पर गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। डिटेल चर्चा अभी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राम की गाय बहुत काली है। अब यहां पर पूछ रहा है काली शब्द है क्या, तो देखिए काली शब्द क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है ना। क्लियर। किसकी विशेषता बता रहा है, काली शब्द गाय की। तो गाय क्या हो गया, विशेष है, और काली शब्द क्या हो गया, विशेषण। मैंने आपसे कहा था कि जहां पर आकारांत होगा, यानी शब्द के लास्ट में आ की मात्रा होगी, वो लिंग के अनुसार बदलेगा। तो यहां पर गाय स्त्रीलिंग तो आपने कहा काली, बालक पुल्लिंग है तो आपने कहा काला लड़का। क्लियर। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, उस कॉन्सेप्ट को भी। यहां पर कह रहा है काली शब्द गाय की विशेषता बता रहा है, तो काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर। ये तो बहुत आसान आपके लिए था, सी विकल्प सही हो जाएगा। और किस तरह का, तो उसके गुण को बता रहा है, तो वो गुणवाचक हो जाएगा। क्लियर। राम की गाय काली थी। और बहुत शब्द क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर। यानी प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता को बताए। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पापी में कौन सा विशेषण है। अब देखिए अभी चर्चा हुई है कि गुण, जब बोधक मैंने बताया था गुणवाचक विशेषण के एक प्रकार में गुण बोधक, तो मैंने आपसे कहा था कि पापी, ठीक है, दुष्ट, न्यायी, भला, बुरा, दानी, सीधा, सच्चा, झूठा, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ना कि पापी आदमी, तो आदमी की विशेषता पता क्या बता रहा है कि वो पापी है। ठीक है, तो उसके गुण को बता रहा है, तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहां पर कुछ उदाहरण दिया भी है, झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण क्या होगा। यानी यहां पर विशेषण शब्द प्रयोग करना है जो विकल्प में दिए गए। तो आप क्या कहेंगे, जलेबी में मीठापन अधिक है। क्लियर। तो यहां पर क्या सही जवाब होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, मिठास की जगह पर यहां पर मीठापन का प्रयोग हो जाएगा। तो जलेबी में मीठापन अधिक है। ठीक है, मीठापन क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है ना, किसकी, जलेबी की। तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो मिठास का विशेषण मीठापन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में विशेषण शब्द है, तो यहां पर विशेषण शब्द क्या है, तो देखिए अभी चर्चा हुई है, तो इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, उचित। हमने कहा था ना, उचित स्थान ग्रहण करिए। ठीक है, तो उचित शब्द क्या है, विशेषता बता रहा है, तो यहां पर बी विकल्प आपका। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इसमें योग्य शब्द क्या है। तो देखिए आप क्या कहते हैं, योग्य व्यक्ति, यानी यहां पर योग्य शब्द ने इस व्यक्ति की क्या की है, विशेषता को बताई है ना, यानी यहां पर यह विशेषण हो गया। और किस तरह की विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि वो योग्य है। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। क्लियर है, योग्य व्यक्ति में योग्य क्या है, उसके गुण को बता रहा है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब आपको देखना है किस में विशेषण। पहला लिखा है राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है। अब देखिए यहां पर मेरी गाय काली है। अब आप देख रहे हैं गाय की विशेषता बताई जा रही कि वो क्या है, काली है। क्लियर। यानी काली शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की। क्लियर। तो यहां पर क्या है, विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात स्पष्ट है। तो यहां पर और उसके गुण को बताया जाए तो गुणवाचक, और ये प्रकार अभी डिटेल चर्चा हो चुकी है। क्लियर है, तो फिर इस पर नहीं चलेंगे, डिटेल बात हो चुकी है इस पर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। खोटी सी दिखती है। क्लियर है, तो याद रखिएगा खोटी, तो ये क्या है, उसके गुण को बता रहा है, भले उसके नेगेटिव, लेकिन ये गुण को बता रहा है उसके, किसके, चांदी की। खोटी सी दिखती है। क्लियर। तो खोटी शब्द क्या है, चांदी की विशेषता को बता रहा है, तो यहां पर आपके ए विकल्प से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और विशेषता किस तरह की, उसके गुण को, गुण दोष को। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर कह रहा है कि अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुणवाचक विशेषणों में सा या सी पद को जोड़कर गुणों को कम कर दिया जाता है। ठीक है, खोटी सी, तो इस ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये वहां पर स्पष्ट हो रहा है कि चांदी खोटी सी दिखती है, यानी खोटी सी शब्द चांदी की विशेषता को बता रहा है, भले उसके नकारात्मक पक्ष को बता रहा है, लेकिन गुण और दोष दोनों उसमें गुणवाचक विशेषण में शामिल होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला कह रहा है कि धुंधला शब्द विशेषण है। अभी हमने आपसे कहा था
रंग के प्रकार में, रंग बोधक में मैंने आपसे कहा था कि धुंधला शब्द भी क्या है, रंग बोधक विशेषण है, और ये किसके प्रकार में है, गुणवाचक। क्लियर। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। धुंधला शब्द जो है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब यहां पर कुछ और उदाहरण दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे संख्यात्मक विशेषण में बता रहा है कि 1 2 3 2 गुना 4 गुना, अब इस पर डिटेल होगी। जैसे सार्वनामिक विशेषण में बता रहा है कि यह वह ऐसा वैसा, ठीक है, तुम्हारा, तो ये अब इस पर डिटेल चर्चा होगी। क्लियर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सही युग्म पहचानिए। जैसे कह रहा है काले टोपी, सुनहरा पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। अब कह रहा है कौन सा सही युग्म है। अब देखिए, अब इसको देखिए, दुबला पतला लड़का, अगर हम इसमें देखें क्या गलती थी भाई, काले टोपी नहीं होते, काली टोपी होती है। क्लियर है। तो इस आधार पर ये गलत हो गया। सुनहरा पत्ता होता है, सुनहरी पत्ती नहीं होती, सुनहरी पत्ती होना चाहिए था, सुनहरा पत्ता, ठीक है, तो ये गलत है। यहां पर दुबला पतला लड़का ये सही है, उड़ता हुआ चिड़िया नहीं होती, उड़ती हुई चिड़िया होती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, ये युग्म सही है, दुबला पतला लड़का। क्लियर है। तो लड़का कैसा, दुबला पतला, तो ये जो लड़का की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, उसके गुण को बता रहा है, ये क्या है, दुबला पतला। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। यहां मैंने आपसे बता ही दिया है कि काली क्या है, टोपी के लिए काली शब्द होगा। क्लियर। पत्ता के लिए सुनहरा विशेषण का प्रयोग होगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला है सरीखा शब्द विशेषण है, किस प्रकार का। तो देखिए सरीखा क्या होता है, तो यहां पर क्या, ये गुण को बता रहा है ना, उसके सरीखा, तो यहां पर क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। सरीखा शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से गणना 1 2 3, ये गणना वाचक विशेषण हो जाएगा। समुदाय में समुच्चय का बोध होता है दोनों तीनों, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा, अभी डिटेल चर्चा होगी। अगला कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिए, पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है। तो जैसे ही आपने देखा कि विद्वान व्यक्ति, यानी ये जो विद्वान शब्द है इस व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। तो यहां पर विद्वान शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण, और विशेष से कौन होगा, व्यक्ति। क्लियर है। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। विद्वान शब्द जो है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण। साड़ी कैसी, नीली, यानी ये जो नीली शब्द है ये क्या कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। अभी आपने पढ़ा था कि नीला शब्द जो है ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, नीला आकाश हमने उदाहरण दिया था, नीला आसमान। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर स्त्रीलिंग है साड़ी, तो नीली साड़ी हो गई। साड़ी की विशेषता बता रहा है कैसी है, नीली है। तो यहां पर क्या है, और इसके गुण को बता रहा है ना, रंग बोधक, तो यहां पर क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सी विकल्प यहां पर सही हो गया। मटमैला, ठीक है, धुंधला, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण के, और उसके प्रकार में किसमें, रंग बोधक है। क्लियर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। अब देखिए मीठा अमरूद, अभी हमने आपको मीठा आम का उदाहरण दिया था, तो ये अमरूद की क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है ना, उसके गुण को बता रहा है, और किस तरह की विशेषता, उसके गुण को बता रहा है कि मीठा है वो। तो मीठा शब्द क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है, मोह शब्द। तो देखिए मोह शब्द क्या है, गुणवाचक है ना। ठीक है, तो मोह क्या है, विशेषता ही तो बता रहा है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है गीला क्या है। अभी हमने चर्चा की थी, गीला सूखा, ये क्या है, उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। गीला हो गया, सूखा हो गया, ये सभी क्या है, उसके गुण को बता रहा है। और गीला सूखा किस तरह के गुण को बता रहा है, तो याद रखिएगा ये दशा बोधक है। क्लियर है। जैसे हमने बताया था ना, घना, रोगी, मोटा, पतला, दुबला, गीला, सूखा, गरीब, गाढ़ा, ये सभी क्या है, दशा बता रहे, तो ये गुणवाचक विशेषण में दशा बोधक है। क्लियर है, बी विकल्प सही हो जाए। तो सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर देखिए गुणवाचक विशेषण से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए, और इसमें डिटेल चर्चा भी हुई है। क्लियर। अब आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि परिमाणवाचक होता क्या है। मैंने पिछली क्लास में एक संक्षिप्त चर्चा में आपसे कहा था कि जहां पर नाप तौल का बोध हो, क्लियर, जहां पर नाप तौल का बोध हो रहा हो वहां पर आप उसको परिमाणवाचक विशेषण से कोरिलेट करेंगे। क्लियर। इसमें ये इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि कुछ विद्वान इसको संख्यावाचक विशेषण के ही प्रकार में शामिल करते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कई जगह इस बात को लेकर कई कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। क्लियर है, लेकिन यहां पर बिल्कुल स्पष्ट आपको व्याख्या दी जाएगी ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आंसर कर पाए। जैसे लिखा है कि वह बहुत खाता है।
अब देखिए, बहुत खाता है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो भी कंफ्यूजन खड़ी होती है आपके मन में, आप ही लोगों ने बताया कि वो खड़ी होती है अनिश्चित परिमाणवाचक में या अनिश्चित संख्यावाचक में। यही है, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जो संख्यावाचक होता है वहां पर क्या होता है, गिनती होती है, गिनती की जा सकती है। लेकिन जो परिमाणवाचक होता है यहां पर गिनी जाने वाली वस्तु नहीं होती है। क्लियर? यानी संख्यावाचक में वो वस्तु गिनी जा सकती है, लेकिन परिमाणवाचक में वो वस्तु गिनी नहीं जा सकती है। क्लियर? इस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। और परिमाणवाचक में क्या होगा, गिनी नहीं जाएगी, वहां पर नाप तौल का बोध होगा। क्लियर? वहां पर मात्रा का बोध होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा, ये की पॉइंट है इसको डिसाइड करने के लिए। क्लियर? जैसे यहां पर सेंटेंस में देखिए, अब इसी बात को कोरिलेट करिए। यहां कह रहा है कि वह बहुत खाता है। अब खाने में बहुत खाता है, यहां तो मात्रा का ही तो बोध हो रहा है कि बहुत खाता है, यहां गिना तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर खाता है कैसा, बहुत, तो बहुत शब्द क्या बता रहा है, अच्छा बहुत खाता है, ये स्पष्ट भी नहीं है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये अनिश्चित बात है। लेकिन क्या है, तो मैंने आपसे क्या कहा, मात्रा का बोध कराए, नाप तौल, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात स्पष्ट याद रखिएगा कि परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित। जैसे निश्चित में क्या उदाहरण होगा, जैसे हमने कहा आपसे 10 मीटर कपड़ा। अब देखिए यहां पर 10 मीटर आया, यहां संख्या तो दिख रही है, लेकिन याद रखिएगा 10 मीटर कपड़ा में माप तौल की बात हो रही है ना, तो ये संख्यात्मक में नहीं जाएगा, ये परिमाण बोधक में आ जाएगा। क्लियर है? और किस प्रकार का परिमाण बोधक, चूंकि 10 मीटर कपड़ा यानी बिल्कुल स्पष्ट बताया जा रहा है, कपड़ा कितना, 10 मीटर, यानी ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। स्पष्ट हो गया? परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं या परिमाण बोधक विशेषण दो प्रकार के। क्लियर? अभी हम लोग एग्जाम्पल में इसको बिल्कुल इतने एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे कि बिल्कुल आप इसको आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे बहुत का ही और उदाहरण देख लीजिए जरा, आपसे कही जाए लखनऊ में बहुत वर्षा हुई, बहुत वर्षा, ठीक, बहुत वर्षा, ये किसका उदाहरण है? अब वर्षा को आप काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मात्रा का ही तो बोध हो रहा है वहां पर, तो बहुत वर्षा। ठीक है, यानी कितनी वर्षा हुई, यहां पर मात्रा का बोध हो रहा है कि कितनी मात्रा में वर्षा हुई, बहुत वर्षा हुई। तो बहुत शब्द क्या है, अनिश्चित, और चूंकि मात्रा का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। तो ये किसका उदाहरण है, अनिश्चित परिमाण बोधक। क्लियर? अब परिमाण बोधक में भी आप ये डिसाइड करिए कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है। क्लियर है? तो बहुत शब्द यहां पर हो गया। जैसे मान लीजिए कोई नमकीन खा रहा है, आपने कहा कि नमकीन दीजिए, तो उसने कहा थोड़ी सी नमकीन है। ठीक है, यानी नमकीन को उसने क्या बताया, थोड़ी सी, तो उसकी मात्रा को ही तो बता रहा है वो। तो जहां पर मात्रा का बोध होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। और उसने कहा थोड़ी सी, यानी निश्चित क्वांटिटी नहीं पता चल रही है, निश्चित मात्रा नहीं पता चल रही है, तो आपने क्या कह दिया, अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने गए, आपने कहा पूरा मजा आया, तो मजा आया तो इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे ना, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी वहां पर आपको मात्रा का बोध हो रहा है, भाई कितनी मात्रा में मजा, पूरा मजा आया। तो जो ये पूरा मजा है ये क्या है, अच्छा पूरा मजा आप कह रहे हैं तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक है, स्पष्ट तो हो नहीं रहा है। इसी तरह से आपने जैसे कह दिया कि मेरी चाय में कम चीनी डालना, तो देखिए मात्रा का बोध हो रहा है ना, यहाँ क्वांटिटी, मात्रा का बोध हो रहा है, तो आपने क्या कहा, कम चीनी डालना, लेकिन आपने स्पष्ट नहीं कहा कि 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं, कम चीनी डालना, यानी यहां पर भी क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक है। क्लियर है? अब तो स्पष्ट हो रहा होगा ना पूरा मामला। एक और उदाहरण ले लीजिए, आजकल तुम काफी व्यस्त हो, या आजकल तुम काफी व्यस्त रहते हो, तो यहां पर जो काफी शब्द है ये व्यस्तता की ही विशेषता को बता रहा है ना, काफी व्यस्त रहते हो, लेकिन यहां पर देखिए उस व्यस्तता को आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो संख्यावाचक नहीं होगा, कैसा होगा, परिमाणवाचक। और यहां पर काफी शब्द जो है उसकी मात्रा को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, अनिश्चितता का बोध है ना, भाई काफी व्यस्त हो मतलब कितना व्यस्त हो, तो यानी यहां पर ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर है? स्पष्ट होगी बात? ये सभी एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझेंगे, एक बार दो बार परीक्षा तक कई बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? अगला देखिए, केवल प्रश्न नहीं, मैंने आपसे कल भी कहा था कि केंद्र बिंदु में यह बात रखी गई है कि प्रश्नों के माध्यम से उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए और कोरिलेट कराया जाए। देखिए आप प्रश्न के साथ कोरिलेट हो रहा है तो चीजें और आपको समझ में आ रही हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाए उसका तुरंत उदाहरण भी दिया जाए। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए यहां पर दिया है कि ये तो क्लियर हो गया ना कि संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का अथवा नाप तौल का बोध होता है तो वहां पर परिमाण बोधक विशेषण होता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, जहां पर नाप तौल या मात्रा का बोध हो रहा हो, मात्रक में क्वांटिटी, तो मात्रा का बोध हो रहा हो तो वहां पर क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण।
मैंने ये भी बता दिया कि ये निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे आपने कहा 2 किलो गेहूं, तो ये स्पष्ट हो गया ना कि गेहूं की मात्रा बताई जा रही है, नाप तौल हो रहा है ना 2 किलो गेहूं, तो यहां पर क्या है, और वो भी एग्जैक्ट हो रहा है कि भाई 2 किलो है, तो ये निश्चित परिमाण बोधक हो गया। 1 लीटर दूध, तो दूध की मात्रा बताई जा रही है कितनी, 1 लीटर, और वो भी निश्चित है ना, तो निश्चित परिमाण बोधक हो गया। जैसे अभी हमने आपसे कहा था 2 मीटर कपड़ा, तो ये क्या है, निश्चित परिमाण बोधक। इसी तरह से कहा जाता है 1 तोला हींग, तो यहां पर भी माप तौल हो रहा है ना, और स्पष्ट बता भी रहा है कि 1 तोला हींग, यानी ये निश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। इसी तरह कहते हैं 2 गज जमीन, तो जमीन की विशेषता कौन बता रहा है, 2 गज, और यानी ये उसके माप तौल की बात हो रही है, यानी परिमाण बोधक हो गया। और 2 गज कहा जा रहा है, ये निश्चित बात हो रही है, तो आपने क्या कहा कि 2 गज जमीन में 2 गज जो है ये निश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। 2 हाथ जगह दे दीजिए, क्लियर है, तो जगह कितनी, 2 हाथ, ठीक है, तो यहां पर भी माप तौल हो रहा है, तो आपने क्या कहा, निश्चित परिमाण बोधक, क्लियर। अनिश्चित में देख लीजिए, थोड़ा सा आटा, आटा की मात्रा बताई जा रही है ना, कितना, थोड़ा सा, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा शब्द तो अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है, तो यहां पर आपने क्या कहा, अनिश्चित हो गया, और चूंकि मात्रा का बोध हो रहा है तो आपने तुरंत परिमाण बोधक कर दिया, क्लियर है। जैसे यहां लिखा बहुत सारा, ठीक है, तो बहुत सारा, यहां पर बहुत सारा में आप देख रहे हैं कि मात्रा बताई जा रही है लेकिन वो अनिश्चित है, तो आपने क्या कहा, अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे आपको मान लीजिए कि घर पे कहा गया दूध गर्म करने के लिए, आपका ध्यान मोबाइल में आ गया और दूध गिर गया, उसी बीच आपके घर पे मम्मी आ गई, उन्होंने पूछा कितना दूध गिरा, तो आपने कहा थोड़ा दूध गिरा है, तो दूध गिरा है कितना, थोड़ा, तो यहां तो मात्रा की बात हुई, भाई कितनी क्वांटिटी में गिरा, मात्रा, थोड़ा दूध गिरा है, तो जैसे ही आपने कहा थोड़ा दूध, यानी यहां पर मात्रा का बोध हो रहा था, ये तो स्पष्ट हो गया कि परिमाण बोधक होगा, और आपने कह दिया थोड़ा, तो ये बात अनिश्चित हो गई, ठीक है। आप कह देते पाव भर दूध गिर गया, तब बात हो जाती कि यहां पर निश्चित हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने कह दिया कि थोड़ा दूध गिरा, यानी ये अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है, क्लियर। अनेक पक्षी, ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। हमने आपसे कहा था ना, तुरंत देखिएगा माप तौल हो रहा है या मात्रा का बोध हो रहा है कि नहीं, तो यहां पर आपने कहा 4 लीटर यानी माप तौल हो रहा है, ठीक, तो आपने क्या कहा, परिमाणवाचक विशेषण, क्लियर है। देखिए संख्यावाचक भी विशेषण इसमें शामिल है। अब देखिए संख्यावाचक के ही प्रकार में अगर हम परिमाणवाचक को शामिल करें तो दोनों ऑप्शन में रहेंगे, फिर कहां जाएंगे, तो इसलिए स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि जहां पर मात्रा या नाप तौल की बात हो रही हो तो वहां पर आप क्या करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण को टिक करेंगे। 4 लीटर दूध की मात्रा बता रहा है, वो भी कैसी, एग्जैक्ट मात्रा, तो अगर परिमाणवाचक विशेषण में भी अंदर पूछता तो आप क्या कहते, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्लियर, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहां पर दे रहा है कि जो परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण का ही भेद माना जाता है, क्लियर। तो इसको आपने देखा था कल की क्लास में ही, किसमें लेकर मतभेद है, यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये संख्यावाचक विशेषण का ही भेद है, ठीक है। अगला कह रहा है कि यह किसी वस्तु की माप तौल का बोध कराता है, क्लियर है, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि माप तौल या मात्रा का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो तुरंत आप परिमाणवाचक विशेषण करेंगे। इसमें 2 प्रकार थे, निश्चित तथा अनिश्चित, इस पर डिटेल चर्चा हुई अभी और होगी। अगला देखिए, लिख रहा है कि आज मुझे बहुत काम है। अब देखिए बहुत काम, अब आप काम गिन पाएंगे, बहुत काम, ठीक है, तो यहां पर जब आपसे कहा गया बहुत काम है, ठीक है, तो बहुत काम क्या हो गया, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, और वो भी काम यानी मात्रा बताइए, बहुत काम है, तो ये क्या हो गया, एक तो अनिश्चित हुआ और कैसा हुआ, परिमाणवाचक, क्लियर है, तो यहां पर क्या सही होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और किस प्रकार का परिमाणवाचक, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे अभी आपने कहा था कि बहुत खाता है, बहुत वर्षा, ठीक है, उसी तरह से बहुत काम, क्लियर है, तो ये मात्रा को बता रहा है और वो वहां पर बहुत शब्द लगा है, यानी ये क्या हो रहा है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं कि कितना, बहुत काम, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए, यहां पर देखिए ये जो परिमाणवाचक विशेषण में सबसे पहला उदाहरण दिया है निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों का, जरा इसको देख लीजिए, ये बात स्पष्ट हो गई थी कि जहां पर मात्रा या नाप तौल का जिक्र होगा और वो भी निश्चित माप तौल, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, निश्चित परिमाण बोधक, क्लियर है। जैसे यहां पर लिखा 4 किलो, जैसे मैंने कहा 4 किलो चीनी, यानी चीनी की एग्जैक्ट मात्रा की बात हो रही है ना, कितनी, 4 किलो। मैंने कहा 3 मीटर कपड़ा, तो कपड़े की एग्जैक्ट मात्रा बताई जा रही है कि 3 मीटर है, क्लियर, यानी ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। 1 तोला हींग, यानी हींग की एग्जैक्ट मात्रा बताई जा रही है 1 तोला, तो आपने क्या कहा, निश्चित परिमाणवाचक, यानी जहां पर मात्रा या नाप तौल की बात हो रही हो तो वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, और वो भी एग्जैक्ट। जैसे 10 ग्राम, 10 ग्राम अगर कहा जाए तो आपसे मान लीजिए कहा गया 10 ग्राम पेंट, तो उसकी मात्रा बताई जा रही है ना पेंट की कि वो 10 ग्राम है,
क्लियर है, यानी वो क्या है, निश्चित परिमाण बोधक है। अगला लिखा है 10 ट्रक। अब जरा इसको देखिए, ट्रक में क्या माप तौल हो रही है या उसकी मात्रा बताई जा रही है? ये दोनों नहीं हो रहा है ना। 10 ट्रक, ट्रक को तो काउंट किया जा सकता है, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक, 5 ट्रक। तो 10 ट्रक जब कहा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। 10 बालक, 4 लड़कियां, ये सभी क्या निश्चित वाले में आ जाएगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में। तो इसको हटा दीजिए। आपसे कहा गया 10 एकड़ जमीन, जमीन की माप तौल की बात हो रही है, कितनी, 10 एकड़ जमीन, यानी जमीन की विशेषता बताई जा रही है कि 10 एकड़ है, और किस रूप में विशेषता बताई जा रही है, माप तौल के रूप में। तो आपने क्या कह दिया, परिमाणवाचक, और वो भी एग्जैक्ट बताया गया कि 10 करोड़ 10 एकड़, तो आपने क्या कहा, निश्चित परिमाण बोधक। क्लियर है, बिल्कुल एक एक बात को अलग अलग। मैं फिर से बता रहा हूं, 10 एकड़ जमीन कही गई, यानी यहां पर जमीन की विशेषता बता रहा है 10 एकड़, और किस तरह की विशेषता बता रहा है, माप तौल की ना, यानी परिमाण वाचक हो गया। और ये बताया जा रहा है कि 10 एकड़ है, यानी निश्चित किया जा रहा है। तो 10 एकड़ जमीन में 10 एकड़ क्या है, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर। अगला जो यहां पर प्रकार दिया गया है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक प्रकार, और इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इनका प्रयोग इस अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में होता है। देखिए, इनका प्रयोग तो होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इनका प्रयोग केवल अनिश्चित परिमाणवाचक में ही होगा। क्लियर। मैंने आपसे कहा था ना कि आप निश्चित तब करेंगे कि वो देखेंगे कि वो प्रयोग कहां किया जा रहा है, तभी ये निश्चय होगा कि वो किस प्रकार में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहां पर देखिए बहुत शब्द लिखा है, मैं आपको बहुत शब्द का प्रयोग अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों में करके आपको दिखाऊंगा। यह बात मैं स्पष्ट कर दूं फिर से कि परिमाणवाचक विशेषण में इस बात का निश्चय हो चुका था कि इसमें मात्रा या नाप तौल का बोध होगा, इसमें गिनी जाने वाली वस्तु नहीं होगी। क्लियर। जैसे आपने यहां से ट्रक को हटा दिया, 10 ट्रक, ये इसका उदाहरण नहीं। इसी तरह से जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपसे कल कहा गया, सपोज दैट एक चर्चा हो रही है आपके मित्र से, तो मित्र ने कहा कि कल घूमने चलते हैं, तो आपने रिप्लाई दिया कल नहीं चलेंगे, कल बहुत काम है। जब आपने कहा बहुत काम, तो आपने काम की मात्रा का बोध कराया ना, काम को गिना तो जा नहीं सकता है, उसकी मात्रा का बोध कराया, तो आपने कहा बहुत काम। तो यहां पर क्या है, और बहुत शब्द से उसकी निश्चितता का बोध भी नहीं हो रहा है, तो आपने कहा यह अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। क्लियर। यानी इसी तरह आप कह देते बहुतेरे काम है। क्लियर, बहुतेरा काम है, तो ये क्या है, ये परिमाण वाचक है, और कैसा, अनिश्चित परिमाण वाचक का उदाहरण है। क्लियर। लेकिन अगर मैं इसी बहुत का प्रयोग करूं और आपसे कहूं बहुत लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़कियों को तो काउंट किया जा सकता है ना, कि एक लड़की, दो लड़की, लेकिन यहां पर निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही, बताया जा रहा है बहुत लड़कियां हैं, यानी संख्यावाचक तो होगा लेकिन यह अनिश्चित संख्यावाचक होगा। क्लियर। तो आपने देखा कि बहुत का प्रयोग अनिश्चित परिमाणवाचक में भी और अनिश्चित संख्यावाचक में भी हो रहा है। क्लियर। जैसे हमने कह दिया बहुतेरे देश हैं, तो देश की संख्या तो काउंट हो सकती है ना, उसकी मात्रा और नाप तौल का बोध थोड़ा नहीं हो रहा है। क्लियर। तो ये किसमें चला जाएगा, बहुतेरे देश किसमें चला जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। क्लियर। थोड़े लोग, लोगों को गिना जा सकता है, तो थोड़े लोग किसमें होंगे, अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएंगे। क्लियर। जैसे हमने कह दिया कम किताब, तो किताब काउंट हो सकती है, कम का मतलब ये नहीं है कि कम काम है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कम काम है, तो काम अगर कम है तो यहां पर मात्रा का बोध हो रहा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन अगर इसी कम का प्रयोग कर दिया गया कम किताब, ठीक है, तो यहां पर क्या है, किताबों को काउंट किया जा सकता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्लियर। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। जैसे यहां पर लिखा है कुछ, जैसे मान लीजिए आपने कुछ से कहा कुछ लोग, मान लीजिए उदाहरण है कुछ लोग, तो लोगों को गिना जा सकता है। क्लियर। तो कुछ लोग किसका उदाहरण है, अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। क्लियर। जब आपने कहा कुछ काम है, ठीक है, तब वहां पर क्या हो गया, ये अनिश्चित परिमाणवाचक, वहां मात्रा का बोध है। जैसे आपने कहा कि मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, यहां जो फुर्सत की विशेषता बता रहा है कि थोड़ी सी फुर्सत, तो यहां पर क्या है, फुर्सत को गिना तो जा नहीं सकता है, यहां तो उसकी मात्रा का बोध कराया जा रहा है ना कि थोड़ी सी फुर्सत, तो थोड़ी सी शब्द क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, ये अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। अब आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है पूरा, तो जैसे आपने कहा कि पूरा सुख भोगना, तो सुख भोगने में काउंट नहीं किया जा सकता है ना, इसकी मात्रा का बोध हो रहा है कि पूरा सुख भोगना, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाणवाचक बोधक का उदाहरण हो रहा है। क्लियर। इसी तरह से आप इसको उदाहरण देख लेंगे। जैसे हमने कहा, जैसे सारा शब्द होता है, जैसे हमने कहा सारे देश, तो देशों को तो काउंट किया जा सकता है ना, तो सारे देश क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। कम लोग, लोगों को काउंट किया जा सकता है, थोड़े लोग, ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। मैं दोनों को कंपेयर करा रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। आपने कहा सारा काम पूरा कर लेना, तो काम की मात्रा की बोल रहे हैं सारा काम, तो यहां पर सारा काम क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा।
इसी तरह से आपने कहा कम काम, तो ये भी अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला चले अगले उदाहरण पर। तो ये शब्द जो है इनसे ये आप रट के न निश्चित करें कि ये इसी के अंतर्गत, आप ये देखिए कि प्रयोग के आधार पर वो क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला बस आपको की पॉइंट ये याद रखनी है कि गिनी जाने वाली वस्तु ना हो, वहां पर मात्रा या नाप तौल का बोध हो रहा हो, तो सीधे आप क्या कहेंगे, ये परिमाणवाचक होगा। और अगर उसमें निश्चित सेंस आ रहा है तो आप कह देंगे निश्चित परिमाण बोधक, लेकिन अगर उसमें निश्चित सेंस नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे अनिश्चित परिमाण बोधक। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अब जैसे कुछ का एक और उदाहरण आपसे पूछा गया, मुझे याद आ रहा है, उसमें लिखा हुआ था कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ। अब देखिए कुछ का प्रयोग यहां पर क्या कर रहा है, परिमाणवाचक में ना, कुछ बच्चे इधर आओ, तो बच्चों को तो गिना जा सकता है ना, तो कुछ बच्चे, तो ये क्या, कुछ शब्द से बच्चों की एग्जैक्ट संख्या नहीं पता चल रही है, तो यहां पर क्या हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया कि ये अनिश्चित है, और चूंकि बच्चों को गिना जा सकता है इसका मतलब है कि ये संख्यावाचक हो गया। तो ये कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें किस प्रकार का विशेषण है, तो आप कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर? उदाहरण के तौर पर इसको लिख लीजिएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, और एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें और स्पष्ट होती चलेंगी। अगला कह रहा है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। अब आप देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाइए, दूध की यहां पर मात्रा का बोध हो रहा है कि बहुत दूध देती है। क्लियर है? तो ये जो बहुत शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की। ठीक है, और किस तरह की विशेषता बता रहा है, उसकी मात्रा का बोध करा रहा है। तो आप ये क्या कह देंगे, तो मात्रा का बोध का मतलब परिमाणवाचक, तो आपने क्या कहा, ये परिमाणवाचक का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, डी विकल्प आपका आंसर हो गया। अब देखिए यही बहुत जब दूध के साथ लगा तो यहां पर बहुत शब्द किसका कर रहा है, परिमाण बोधक, लेकिन जब यही शब्द बहुत शब्द सुंदर के साथ लगता है तो यही बहुत क्या हो जाता है, प्रविशेषण हो जाता है। तो अगर आप यही रट लिए कि बहुत शब्द प्रविशेषण होता है तब तो कहानी खत्म। इसीलिए मैंने कहा कि प्रयोग के आधार पर। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई, इसीलिए मैं दोनों को कंपेयर भी करा रहा हूं कि बहुत सुंदर में जब बहुत है तो सुंदर की विशेषता बता रहा है तो बहुत वहां पर प्रविशेषण हो गया, लेकिन बहुत दूध, बहुत खाना, बहुत वर्षा, तो ये क्या मात्रा का बोध करा रहा है, और बहुत सब निश्चित मात्रा नहीं बता रहा है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण होगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का, अब देखिए यहां पर एक कंडीशन लगा दिया कि हो सकता है कि कई उदाहरण परिमाण बोधक के हों, लेकिन आपको निश्चित परिमाण बोधक फाइंड आउट करना है। जैसे बहुत पानी, अब देखिए पानी काउंटेबल नहीं है, पानी की आप मात्रा की बात कर रहे हैं, यानी ये भी परिमाण बोधक है, लेकिन यहां पर बहुत लगा है, निश्चित बात नहीं पता चल रही कि 4 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, यानी ये क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया, यानी यहां पर अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। 5 व्यक्ति, देखिए वही बात आ गई, 4 ट्रक, 7 ट्रक, 5 व्यक्ति, 3 लड़के, 4 बालक, यानी यहां तो सीधे काउंट किया जा सकता है ना, 5 व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति को तो काउंट किया जा सकता है, और वो भी निश्चित संख्या बता रहा है, तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक उदाहरण हो गया। क्लियर? अगला लिखा 4 किलो चीनी, चीनी की मात्रा का बोध करा रहा है, कितनी चीनी है, 4 किलो, यानी यहां पर मात्रा का बोध है तो ये बात स्पष्ट हो गई कि परिमाण बोधक हो जाएगा। और कितनी चीनी, 4 किलो, यानी ये बात निश्चित भी हो रही है कि 4 किलो है, यानी ये किसका उदाहरण है, निश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पर इस प्रश्न का आंसर सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात तो सब हो चुकी है कि माप तौल का बोध होता है, 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और ये 4 किलो ये है, 5 व्यक्ति क्या है, निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। क्लियर? अभी हम लोग जब संख्यावाचक विशेषण में चलेंगे तो वहां पर विस्तार में चर्चा होगी। क्लियर? और बहुत पानी क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक है, अभी हम लोगों ने चर्चा की है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, में कौन सा विशेषण है। अब जरा यहां पर थोड़ी सी सतर्कता और थोड़ा सा डिस्कशन आवश्यक है। आज मैंने अधिक केले खा लिए, अब आपने इसको जैसे ही देखा, और एक बात और देखिए, यहां पर ऑप्शन में संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों है। जब आपने कहा कि आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, तो आप देख रहे हैं, अब आप कहेंगे केले तो काउंटेबल है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि अधिक केले खा लिए हैं, इसका मतलब है कि केले की मात्रा का बोध हो रहा है कि ज्यादा मात्रा में आपने खाया, यानी यहां पर तुलना कर रहे हैं कि अधिक केले खाना, यानी वो जो अधिक खाए उससे मात्रा का बोध हो रहा है आपसे, यानी क्वांटिटी की बोध हो रहा है, यहां काउंट नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर लिखा रहता 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन क्या हो जाएगा, यानी यहां पर क्या है, काउंट किया जा सकता है, और 2 दर्जन लिख दिया यानी निश्चित कर दिया, तो आप ये क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा जब 2 दर्जन लिखा हो तो। क्लियर है?
स्पष्ट याद रखेंगे इस बात को, कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? यानी जहां पर सेंटेंस से मात्रा का बोध हो रहा हो तो तुरंत परिमाणवाचक की तरफ, और जहां पर काउंटेबल का बोध हो रहा है, 2 दर्जन कह दिया, यानी यहां पर तो 2 दर्जन का मतलब काउंट करके बताया गया हुआ ना कि 2 दर्जन, यानी 24 काउंट हुआ होगा तो उन्होंने कहा कि भाई 2 दर्जन केले। क्लियर है? यानी काउंट किया गया, इसका मतलब संख्यात्मक, और 2 दर्जन यानी एग्जैक्ट बात हो रही है तो निश्चित संख्यात्मक। क्लियर है? ये बात स्पष्ट हो गई? तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। यहां पर मात्रा का बोध हो रहा है। क्लियर? अगला देखिए, लिखा है गिलास में थोड़ा दूध है। दूध की मात्रा बता रहा है कितनी, कितना दूध है? थोड़ा, यानी मात्रा बताया लेकिन अनिश्चित बता रहा है। यानी ये थोड़ा दूध है, यहां पर थोड़ा शब्द क्या कर रहा है? परिमाण बता रहा है, यानी मात्रा का बोध करा रहा है, और किस तरह से? अनिश्चित। यानी यहां पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा परिमाणवाचक, और अगर और डिटेल में पूछता तो आप क्या कहते? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर? थोड़ा दूध। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसका कुछ और उदाहरण देख लीजिए ताकि और चीजें स्पष्ट हो जाए। जैसे बहुत के साथ यूज कर लीजिएगा, जैसे बहुत शब्द लगा हो तो वहां पर अति, बड़ा, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे अत्यंत, अतिशय, ठीक है, अनुमानतः, केवल, सर्वथा। ये सभी क्या है? ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के तहत प्रयोग में आते हैं। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे, सर्वथा, अनुमानतः, केवल, अतिशय, ये सब किसमें आते हैं? परिमाणवाचक के उदाहरण है, परिमाणवाचक विशेषण के। क्लियर? ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। तो देखिए, भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आदमी। अब आपको देखना है कि यहां पर परिमाण बोधक यानी मात्रा या नाप तौल की बात हो रही है। भूखे लोग, अब लोगों की ये विशेषता बता रहा है कि वो कैसे हैं? भूखे हैं, यानी ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुण बता रहा है ना, गुण दोष किस में आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। लोगों की विशेषता बता रहा है कि भूखे हैं वो। सूखे पेड़, पेड़ की विशेषता बता रहा है कि वो सूखे हैं, गुणवाचक विशेषण। सूनी धरती, धरती कैसी है? सूनी है, विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। कम आमदनी, आमदनी क्या है? कम है। क्लियर? यानी आमदनी क्या है? मात्रा का बोध हो रहा है ना, तो कैसी आमदनी? कम आमदनी है। यानी यहां पर क्या है? अच्छा, कितनी कम है? बिल्कुल निश्चित संख्या नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर मैं पूरी डिटेल बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण होगा, कम आमदनी। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। कम आमदनी किसका उदाहरण है? अनिश्चित परिमाण बोधक का। क्लियर? तो ये डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब जैसे देखिए, फिर यहां पर प्रकार का जिक्र किया है निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक में। तो देखिए, 2 सेर दूध, तो देखिए अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा की है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। 2 सेर दूध का मतलब दूध की मात्रा है, और 2 सेर यानी एग्जैक्ट मात्रा है तो निश्चित परिमाण बोधक। आपने कहा 4 हाथ जगह, जगह की माप तौल की बात हो रही, 4 हाथ, तो यानी यहाँ पर, और वो भी निश्चित हो रही 4 हाथ, तो ये निश्चित परिमाण बोधक हो गया। बहुत आनंद, अब यहाँ पर देखिए बहुत लड़कियां, तो लड़कियां काउंटेबल है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक थी, लेकिन यहाँ पर बहुत आनंद लिख दिया, आनंद की मात्रा का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये अनिश्चित परिमाण बोधक। आपने कहा पूरा सुख, ठीक है, तो सुख की मात्रा का बोध हो रहा है, वो भी कैसा? अनिश्चित, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक। क्लियर? अभी तो इस पर डिटेल चर्चा हुई है, ये आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वह बहुत खाता है, इसमें बहुत शब्द का प्रयोग क्या है? अब देखिए, अगर यही पता रहता कि बहुत एकदम एग्जैक्ट परिमाण बोधक होता है तो यहाँ ये प्रश्न ही नहीं बनता। तो देखिए, यहाँ बहुत खाता है, अब खाने की मात्रा पता बताई जा रही है ना कि बहुत खाता है, तो जैसे आपने देखा कि मात्रा का बोध हो रहा है, और कैसी मात्रा है? अनिश्चित, निश्चित नहीं हो पा रहा है कितनी मात्रा में खाता है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प में देखिए लिखा है अनिश्चित परिमाण बोधक। क्लियर? तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत वर्षा का भी हमने उदाहरण आपको दिया था। क्लियर? तो बिल्कुल आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर कर देख लेना है कि इसमें क्या निष्कर्ष आ रहा है। क्लियर? कुछ भी पूछे आयोग, इस प्रकार से आप इतना अभ्यास कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट को कि बिल्कुल आपको लगे कि वो कुछ भी जो लिखा रहेगा हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो विशेषण का प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। यहां देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब कोई सर्वनाम किसी की विशेषता बताने लगे तो वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि यहां वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको सार्वनामिक विशेषण की पहचान करनी है। अब देखिए जरा, यहां पर पहला सेंटेंस लिखा है कोई आदमी आ रहा है। अब देखिए, संजोग से इसी सेंटेंस में सार्वनामिक विशेषण है, पहले सेंटेंस में। कैसे? लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको ये देखना है कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा आदमी, आदमी शब्द सुनते ही आपके मन में, मस्तिष्क में सभी आदमी आ गए, इस संसार के सभी आदमी। लेकिन
जैसे ही आपने कहा कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो गया, अब आपको सभी व्यक्ति ने कोई आदमी आ रहा है, लेकिन यहां पर कोई शब्द एक अनिश्चितता का भी भाव दे रहा है, ठीक। और कोई क्या है, हमारा सर्वनाम है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कोई शब्द क्या हो जाएगा, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यानी ये आदमी की विशेषता बता रहा है ये सर्वनाम, तो ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण, लेकिन निश्चित नहीं बता पा रहा है, अनिश्चित है, तो इसलिए आपने क्या कहा, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं इसमें भी निश्चित सार्वनामिक विशेषण और अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण होते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रकार होता है कि सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और ये जो निश्चित और अनिश्चित जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण का पार्ट होते हैं। क्लियर, आगे हम लोग इसमें देखेंगे भी उदाहरण भी। अभी आप ये बात समझ लीजिए। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, कोई आदमी, और किस प्रकार का है, तो आप डीप में आप चले जाएंगे कि अनिश्चयवाचक ये सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर, कोई, ठीक है, तो याद रखिएगा कोई हो गया, ये अनिश्चय हो गया, ठीक है। अगर यही कह देता वह लड़का, ठीक है, तो यह वह ये क्या हो जाता, ये निश्चित सार्वनामिक विशेषण हो जाता। क्लियर, और ये सब मिलाकर यह वह कोई ये सब क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। क्लियर, आगे हम लोग इसको देखेंगे, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर देखिए इसको जरा और इंटरेस्टिंग करते हैं, जो और विकल्प है उसमें भी ये निकालिए कि कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया गया। आपको 3 और प्रश्न मिल जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए। क्लियर, प्रैक्टिस के लिए आपको 3 और विकल्प मिल जाएंगे। क्लियर, इसको देखिए जरा, देखिए इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से आप स्वयं निकालेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है। क्लियर, देखिए यही मैं कर रहा हूं कि केवल आंसर बता के चले जाना ये बहुत आसान है। क्लियर, लेकिन उसकी व्याख्या की जाए। भाई देखिए समय ज्यादा, अगर मान लीजिए कोई क्लास बहुत लंबी है तो उसमें पढ़ाई के अतिरिक्त कोई चर्चा हो नहीं रही है। अगर आप पूरे चैनल को देख लेंगे तो एक भी ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट के अलावा कोई और चर्चा की गई हो। न तो ऐसा कोई एक भी वीडियो है जिसमें कोई सूचना दी जाती है। सूचना देने के लिए आयोग निर्धारित है, वो आयोग सूचना देगा। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं की बात बता रहा हूं कि मेरे स्तर पर इस तरह का कोई भी वीडियो नहीं जारी होता है। क्लियर, अगर होगा तो वो और माध्यम है जिससे आपको सूचना दे दी जाएगी और दी भी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको सूचना दे दी जाएगी। यहां पर आपको केवल पढ़ना है। क्लियर, तो चलिए आइए और विकल्प से आप भी निकालिए, उसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ देखता हूं कि वो क्या है, आप ही निकालेंगे। बी विकल्प को देखिए, लिख रहा है कि वह बहुत सौम्य है। अब जरा देखिए आप क्या करें, सौम्य व्यक्तित्व, सौम्य आचरण, यानी सौम्य शब्द क्या करता है, विशेषता बता रहा है। किसकी, लिख रहा है वह बहुत सौम्य है, किसकी विशेषता बता रहा है, वह की, यानी किसी सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत सौम्य, और सौम्य है कैसे, बहुत सौम्य है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, तो ये क्या हो गया, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। और सौम्य क्या है, ये गुण बता रहा है ना, विशेषण है, विशेषता बता रहा है तो विशेषण है, किस प्रकार का गुण बता रहा है तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण है। और वह क्या हो गया, वह की विशेषता बता रहा है तो ये यहां पर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्लियर, तो ये हो गया। अब देखिए वह बहुत सौम्य है, ये किसका उदाहरण हो गया, ये देख रहे हैं सर्वनाम की विशेषता बता रहा है यहां पर। क्लियर, अगला देखिए, अगले ऑप्शन में लिखा है 5 लीटर दूध खरीदो। अब यहां पर देखिए दूध की मात्रा बताई जा रही है, कितना दूध, 5 लीटर। जैसे ही आपने देखा कि यहां पर मापतौल की बात हो रही है या मात्रा बताई जा रही है, तुरंत आपने कहा कि यह परिमाणवाचक होगा, तो ये स्पष्ट हो गया कि परिमाणबोधक विशेषण है। अब कितना दूध, 5 लीटर, यानी निश्चित भी कर दिया गया कि 5 लीटर दूध है भाई, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर, इसी तरह अगला देखिए, लिख रहा है कि वहां सैकड़ों लोग उपस्थित है। अब देखिए सैकड़ों लोग हैं, लोग तो काउंटेबल है ना भाई, जहां पर लोग खड़े हैं तो लोग काउंटेबल है, इसका मतलब तो ये स्पष्ट हो गया कि संख्यावाचक में जाएगा। कितने लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। अब ये जो सैकड़ों शब्द है, इससे आपको ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि उसमें कितने, देखिए अभी आपको मैं बताऊंगा कि जो सैकड़ा शब्द होता है इसमें ओ लग गया, जब कहीं पर ओ लग जाएगा, ठीक है, तो वो उसको अनिश्चित बना देता है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि 50, जब हमने इसमें ओ प्रत्यय लगा दिया, 50, तो 50 कह दिया तो ये अनिश्चित बन गया। 50 शब्द जो निश्चित संख्या थी, हमने 50 कर दिया तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। इसी तरह से आपने कहा सैकड़ों, तो भाई सैकड़ों में ये निश्चित नहीं हो पा रहा है ना कि 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, सबको तो सैकड़ों ही कहा जाएगा ना, तो यानी यहां पर निश्चित नहीं हो रहा है, यानी अनिश्चित है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। स्पष्ट हो गया। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आपका ए विकल्प हो जाएगा। क्लियर,
तो ये बात स्पष्ट हो गई आपको। अगला देखिए, अब देख रहे हैं आप यूपी पीसीएस सीसैट 2023 में भी पूछा और स्टाफ नर्स 2023 में भी ये सेम प्रश्न रिपीट किया। क्लियर है? मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रश्न रिपीट होते हैं। अब उसका प्रकार है, हूबहू प्रश्न रिपीट होने की संख्या आप देखते हैं। कॉन्सेप्ट, अगर सेम कॉन्सेप्ट पर रिपीटिशन हो रहा है तो वो भी रिपीटेड प्रश्न माना जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। तो ये हो गया ना, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि कोई कैसा है, कोई शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ पर आया। अगला देखिए, इस पे तो डिटेल चर्चा हो गई है। अगला देखिए लिख रहा है कोई आदमी आया, सेम प्रश्न है। अब देखिए ये भी सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, कोई आदमी आया, ठीक है, बस वहां पर विकल्प में दे दिया था, अब यहां पर प्रश्न में उसको ले लिया। कोई आदमी आया है, भाई आदमी शब्द तो भाई सबको बता रहा है, कोई अनिश्चित कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। तो यहां पर क्या है, ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर ए विकल्प आपका आंसर होगा। ये आरओ 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? इस तरह के प्रश्न आप देखते ही इसको आंसर करेंगे। ये भी नहीं कि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना है, वहां पर भी बहुत सजगता के साथ, बहुत सोच समझकर आपको आंसर करना है। क्लियर है? अगला देखिए, टाइम बाउंड भी होना चाहिए और सजगता भी होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस तब हो तो ठीक है जब नौकरी मिल जाए, तो तब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से काम अच्छा नहीं होता है। क्लियर? तो ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है इसके दो प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिए कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। ये प्रश्न भी बन सकता है आपसे, आपसे पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, दो होते हैं। कौन? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं? जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा से पहले आता है। ठीक है? अब जैसे, अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण क्या है, जैसे यह, अब मैं इसको यह, वह, कोई, ये सब क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर है? अब आगे चलकर आप देखेंगे कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण के पार्ट होंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा, अब समझिए जरा कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या आ जाएगा, यह, वह, ठीक है, कोई, ये भी किसमें आएगा, मौलिक सार्वनामिक। अब जैसे मान लीजिए वह का एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने आपसे कहा कि वह लड़का फूल देकर चला गया, कल आपने देखा भी था ये उदाहरण, वह लड़का फूल देकर चला गया। यानी लड़का जब आपने कहा तो सभी लड़के दिमाग में आए, लेकिन जब आपने कहा कि वह लड़का फूल देकर चला गया, यानी पर्टिकुलर किसी लड़के की तरफ आपने इंगित किया, तो यहां पर वह क्या हो गया, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? और किस प्रकार का, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? और जब आपने निश्चय कर दिया वह, तो ये किसमें चला जाएगा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये बात याद रखेंगे, यह, वह, कोई, ये हो गया मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। अगर मैं बात कर लूं यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्वनाम में प्रत्यय लगाने यानी जोड़ने से ये बनते हैं। जैसे ऐसा, ठीक है, ऐसा घर, ठीक है, कैसा आदमी, ठीक है, ऐसा हो गया, कैसा हो गया, जैसा हो गया, ठीक है, तुम्हारा हो गया, ये सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लियर? अभी हम लोग इसका उदाहरण भी देखते हुए चलेंगे। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट होगी। अगला देखिए, कह रहा है कि यह मेरा घर है। अब देखिए जरा, पूछ रहा है इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो अभी आपने देखा था यह, वह, ठीक है, अगर ये सर्वनाम वाले जो शब्द हैं ये किसी की विशेषता बताने लगे, जैसे कहा यह मेरा घर है। अब जैसे आपसे मैंने कहा कि घर, तो जितने घर थे सब आपके सामने आ गए, लेकिन जैसे आपने कहा यह मेरा घर है, यह यानी आपने इंगित किया कि यह मेरा घर है, यानी यहां पर पर्टिकुलर किसी घर की बात हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर आपके घर की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, यहां पर यह शब्द ने विशेषता बताई और यह शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, और निश्चित कर रहा है कि यह मेरा घर है, तो ये क्या हो गया, निश्चित सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। क्लियर? तो यहां पर आपका क्या होगा, बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी, यूपीएससी 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। अब देखिए जरा, यहां पर देखिए सार्वनामिक विशेषण के प्रकार की बात की गई, जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, इसको देख लीजिए। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसमें देखिए यह, वह और कोई, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो ऐसा, कैसा और जैसा, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। अब देखिए प्रयोग करके देख लीजिए, जैसे लिखा यह नौकर। अब नौकर कहा तो आपने सभी नौकर की बात हो गई, लेकिन जब आपने कहा यह नौकर तो किसी पर्टिकुलर नौकर की तरफ आपका इशारा है, तो यह शब्द सर्वनाम है, अब किसी पर्टिकुलर नौकर की बात कर रहा है, यानी यहाँ विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। और किस प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यानी इसमें कोई प्रत्यय लगाकर इसको नहीं बनाया गया है, तो ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण।
और जिसमें प्रत्यय लगाकर जोड़कर उसको बनाया जाए तो वो क्या हो जाता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। इसीलिए आपसे कहा गया कि व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। जैसे कहा गया वह आदमी, यानी आदमी में तो सभी, लेकिन जब आपने कहा वह आदमी यानी पर्टिकुलर किसी आदमी की तरफ आपका इशारा है, यानी वह शब्द यहां उस पर्टिकुलर आदमी को इंगित कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। और कैसा, मौलिक। क्लियर। कोई लड़का, अब लड़का है, आपने कहा कोई लड़का, तो कोई शब्द क्या है, सर्वनाम, तो ये उसको क्या कर रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और किस प्रकार का, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन कोई शब्द से निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए आप इसको कहेंगे कि ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह लड़का फूल देकर चला गया, तो ये भी वही स्थिति। अगला देखिए, यौगिक सार्वनामिक, ऐसा नौकर। अब नौकर में बताया उसकी विशेषता करके कि ऐसा नौकर, जैसे मान लीजिए ये लिखा है ऐसा नौकर चाहिए, तो ठीक है, तो अब स्पेसिफाई कर दिया ना, उसकी मर्यादा को क्या कर दिया, मर्यादित कर दिया उसको। ठीक है, यानी यहां विशेषता बता रहा है ऐसा शब्द। ठीक है, और किस तरह की विशेषता, ये सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, और ऐसा शब्द क्या होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। जैसे आपने कहा ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा आदमी नहीं देखा यानी ऐसा शब्द उस आदमी की विशेषता बता रहा है, और ऐसा क्या है, सर्वनामिक, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। और अगर ये और डिटेल में जाकर पूछे कि सर्वनामिक विशेषण में कौन सा, तब आप कहेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। कैसा घर, ठीक है। अगला है जैसा देश, ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। एक बात यहां पर स्पष्ट याद रखिएगा कि मैं और तू, इसके अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, अर्थात किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण, मैं और तू को छोड़कर। क्लियर, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देख लीजिए, अगला जो प्रश्न पूछ रहा है कि वह खंभा गिर गया। अब देखिए जरा, जैसे ही आपने सुना कि खंभा, तो आपके मन में पूरे विश्व के खंभे आ गए, लेकिन जैसे ही उसके आगे लगा वह खंभा, तो अब आप पर्टिकुलर उस खंबे की तरफ आ गए, आपने सारे खंभों को छोड़ा, अब आप किसी पर्टिकुलर खंबे की तरफ आपका ध्यान गया, वह खंबा। क्लियर। यानी इस वह ने उस खंबे की जो जितनी प्रजातियां थी या जितने खंबे थे उसको मर्यादित कर दिया, यानी उसको संकुचित कर दिया, संयमित कर दिया। ठीक है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है वह, तो वह क्या है, सर्वनाम। जब सर्वनाम किसी की विशेषता, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। तो यहां पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब आइए, जब आप कह रहे हैं कि वह है, तो ये किसी पर्टिकुलर आदमी की वह खंभा ना, यानी यहां पर निश्चित हो रहा है ना, कोई नहीं है, यहां पर वह शब्द लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चय कर दे रहा है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। तो याद रखिएगा, यह वह ये सब लगा, तो ये क्या होगा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, निश्चित सार्वनामिक विशेषण, डी विकल्प। तो देखिए ये बात हो गई कि व्युत्पत्ति के आधार पे जो है सर्वनाम दो प्रकार का, मौलिक और यौगिक। मौलिक में कौन है, यह वह कोई, और यौगिक में ऐसा कैसा जैसा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मौलिक के भी प्रकार, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि मौलिक के ही दो प्रकार होते हैं, निश्चित सार्वनामिक विशेषण और अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। जब आप कहते हैं कि वह खंभा गिर गया, यानी आप पर्टिकुलर किसी खंभे की ओर, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहे हैं कि वह खंभा गिर गया, यह आदमी आया था। ठीक है, यानी यहां पर भी पर्टिकुलर निश्चित कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया था, तो ये तो स्पष्ट है कि भाई कोई एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन अब किस प्रकार का, तो अनिश्चित है, निश्चितता नहीं आ रही, कोई आदमी आया था। तो जब आपने कहा कोई आदमी आया तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर। अगला देखिए, कह रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। जब हमने आपसे मकान शब्द कहा तो आपको पूरे विश्व के मकान ध्यान में आ गए, लेकिन जब हमने कह दिया यह मकान मेरे भाई का है, तब आपका ध्यान केवल उस पर्टिकुलर मकान की तरफ गया। अब यहां पर निश्चित हो गया कि मैं आपको इसी मकान के बारे में बता रहा हूं कि यह मकान मेरे भाई का है। क्लियर। यानी यहां पर क्या हो गया, पर्टिकुलर यानी यहां पर यह शब्द क्या कर रहा है, विशेषता ही तो बता रहा है, विशेषीकृत ही तो कर रहा है उस मकान को कि यह मेरे भाई का मकान है। क्लियर, यह मकान मेरे भाई का है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, मकान की विशेषता बता रहा है यह शब्द, यानी यह क्या है, सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कहने पर कि यह मकान मेरे भाई का है, यानी ये निश्चित भी हो जा रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये कैसा उदाहरण होगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। पूरी बात होगी। और दूसरी बात, अब यहां पर देखिए एक संकेत भी हो रहा है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो इसको आप निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कर दीजिए, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कर दीजिए। क्लियर। अगला देखिए, अब देखिए यहां पर लिखा है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू और वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, लेकिन वह शब्द को यहां आप नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि वह तो यहां पर
अभी आपने देखा ना यह वह कोई, अभी मैंने आपसे बताया था कि मैं और तू, इसके अतिरिक्त अगर कोई सर्वनाम अगर किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। वह कहना यहाँ गलत हो जाएगा। क्लियर है? मैं और तू के अलावा सभी सर्वनाम अगर किसी की विशेषता बता रहे हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्लियर है? ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि वह नौकर नहीं आया। अब देखिए जरा, यहां पूछ रहा है कि वह क्या है। अभी देखिए वही चर्चा हो रही थी, वह कौन सा विशेषण है। जब आपने कहा कि वह नौकर नहीं आया, यानी पर्टिकुलर किसी की तरफ है ना कि वह नौकर नहीं आया, यानी नौकर कहा तो सभी नौकर आ गए, लेकिन जैसे ही कहा वह नौकर नहीं आया यानी निश्चित कर दिया, यानी यहां पर क्या होगा, निश्चय सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण तो सब बताएंगे, लेकिन आप लोग क्या बताएंगे, निश्चय सार्वनामिक विशेषण। अब ये मत वहां खोजने लगिएगा कि निश्चय सार्वनामिक विशेषण नहीं था तो हम क्या करें। भाई सार्वनामिक विशेषण तो है ना, हम लोग तो उसके प्रकार में भी और चल रहे हैं। क्लियर है? तो निश्चय सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी यहाँ पर ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इस टॉपिक पर भी, और इसी तरह से सभी टॉपिक पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर? तो देखिए यही कह रहा है कि ये जो सार्वनामिक विशेषण के भेद है, इसमें देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण में यह वह, जैसे यह गाय, यह लड़का वह लड़का, कोई कोई नौकर। अब कोई में ये क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। जैसा देश, कैसा देश, ऐसा आदमी, ऐसा घर। ठीक है? तो जैसा, कैसा, ऐसा, ये क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है ये संकेतवाचक होता है। जो अभी एक विकल्प में आया था ना, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, तो ये क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण आकारांत होते हैं। क्लियर? आकारांत मतलब अंत में आ की मात्रा होती है। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द, मतलब ये जो उस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, विशेषण है। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है भाई विशेषण है, लेकिन हम लोग तो शुरुआत इसी से करते हैं कि ये विशेषण है कि नहीं है। हमने कहा उस ग्रंथ, हमने केवल ग्रंथ आपसे कहा, तो जितने ग्रंथ थे सब आपके दिमाग में आए। लेकिन जब मैंने कहा उस ग्रंथ में, तब आपका ध्यान केवल पर्टिकुलर उस ग्रंथ की तरफ गया। क्लियर है? यानी पर्टिकुलर किसी ग्रंथ की तरफ आपका ध्यान कब गया, जब मैंने उस ग्रंथ के आगे उस शब्द को लगाया। क्लियर है? तब आप बाकी ग्रंथ को भूले और उस, यानी यहां पर उस शब्द जो है ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है पर्टिकुलर उस ग्रंथ की। क्लियर है? तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई उस यहां पर विशेषण के रूप में काम कर रहा है। और ये कैसे करेगा, कैसा विशेषण है ये, तो ये कैसा है, संकेत दिखा रहा है। ठीक है? और संकेत जो दिखाता है ये किसके अंतर्गत आता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। जैसे एक उदाहरण और लीजिए, मैंने कहा कि उस कुर्सी को यहां रख दो, उस कुर्सी को यहां रख दो, तो कुर्सी शब्द कहते तो सारी कुर्सियां आपके ध्यान में आती, लेकिन जब मैंने कहा उस कुर्सी को यहां रख दो तो पर्टिकुलर किसी कुर्सी की हम बात कर रहे हैं ना, यानी उस शब्द क्या हो गया, वहां पर पर्टिकुलर विशेषता बता रहा है, और मैंने वहां पर क्या किया, संकेत, यानी वो संकेतवाचक विशेषण, यानी ये कैसा होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? स्पष्ट हो गया? ये कैसा है, सार्वनामिक विशेषण, और चूंकि संकेत किया जा रहा है कि उस कुर्सी को, उस ग्रंथ को, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई, सी विकल्प यहाँ पर सही हो गया। अब देख रहे हैं संकेतवाचक विशेषण लिखकर बस आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी लिखे। भाई आपको पता है ना कि उस शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर सर्वनाम है जो विशेषता बता रहा है, लेकिन जब हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह वह कह दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक इशारा भी तो हो रहा है, संकेत भी तो हो रहा है, तो वो संकेतवाचक विशेषण हो गया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि उस शब्द में ये संकेतवाचक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण ये है। क्लियर? अगला देखिए, पूछ रहा है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, यह वाक्य कौन सा, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखिए, अब आपको विशेषण खुद छांटना है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, अब आपको इसमें क्या करना है, विशेषण छांटना है। प्रवासी पति, पति की विशेषता क्या है कि वो प्रवासी है। ठीक है? पति, जब हमने कहा कि पति, तो जितने पूरे भारत के, पूरे विश्व के जितने पति हैं वो सब आपके ध्यान में आ गए कि ठीक है भाई पति, यानी जितने सभी पति आ गए। लेकिन जब हमने आपसे कहा कि प्रवासी पति, तो आपने क्या कर दिया, और बाकी पतियों को छोड़ा, बस पर्टिकुलर प्रवासी पति की तरफ आपका ध्यान गया। क्लियर? यानी यहाँ जो प्रवासी शब्द है ये तो विशेषता बता रहा है ना, मर्यादा, मर्यादित कर रहा है ना, उसको उसको संकुचित कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, प्रवासी शब्द क्या हो गया, विशेषण हुआ। इसने पति की विशेषता बताई कि पति कैसा है, प्रवासी है। ठीक है? तो यहां पर प्रवासी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 में, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है? अब उसका सर्वनाम का प्रयोग हुआ यहाँ पे, सर्वनामिक विशेषण है। क्लियर? तो उसका पति, तो ये बात स्पष्ट हो गई। ठीक है? तो यहां पर आपको विकल्प में देखना था, तो विकल्प में यहां पर क्या है,
प्रवासी शब्द यहां पर विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहां पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयोग किया गया है। अब देखिए जरा, पूछ रहा है तुम कहां पढ़ते हो। अब देख रहे हैं इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये प्रश्नवाचक है। देखिए गुण तो बताया नहीं जा रहा है, संख्या भी नहीं पता चल रही है, संकेत संकेत भी नहीं मिल रहा है। भाई वो तो खुद कंफ्यूज है कि तुम कहां पढ़ते हो, पूछ रहा है कि तुम कहां पढ़ते हो, तो संकेत तो है नहीं। ये क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है संख्यावाचक विशेषण। क्लियर, तो अगले टॉपिक से, अगली क्लास से हम लोग यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर पूरा करते हैं, कल की क्लास से यहां से कंटिन्यू करेंगे और कल आपका विशेषण विशेष्य का ये जो टॉपिक है वो विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जितने ये तीनों पार्ट एक ही में मिलाकर एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि रिवीजन के दृष्टिकोण से आपको मदद मिल सके। क्लियर है, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।